नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, एनडीए के चुने हुए नेता, तमाम सांसद जो हैं, उनकी मौजूदगी में आज संसदीय दल की बैठक हुई और उस बैठक में आज नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री पद पर बिठाने का फैसला लिया गया और इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाकर एनडीए सरकार बनाने का दावा मोदी ने पेश कर दिया। मोदी इस पद पर तीसरी बार बैठने जा रहे हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार नरेंद्र मोदी खुद को बीजेपी के नहीं बल्कि एनडीए के नेता के रूप में खुद की पहचान बता रहे हैं। जी हां, सही सुना आपने कि नरेंद्र मोदी आज बार बार लगातार एनडीए का नाम ही ले रहे थे, बीजेपी का नाम नहीं ले रहे थे। यहां तक कि मोदी को नेता चुनने के लिए बीजेपी संसदीय दल की कोई बैठक ही नहीं हुई। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा भी कि यह बीजेपी सांसदों की बाईपास सर्जरी है। मोदी एक तिहाई पीएम हैं, उन्हें डेमोक्रेसी में नहीं बल्कि डेमोकुर्सी में भरोसा है। आइए जरा जयराम रमेश को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे थे जल्दी से। एक तिहाई प्रधानमंत्री के दोगलेपन की कोई सीमा नहीं है। देखिए आज वो क्या कर रहे हैं। मूर्छित एनडीए में जान फूंकने की भरसक कोशिश कर रहे हैं और संविधान को अपना माथा ठेक रहे हैं। यही वो संविधान है जिस पर उन्होंने आक्रमण किया है पिछले 10 सालों में। संवैधानिक सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है, संवैधानिक संस्थाएं कमजोर किए गए हैं और प्रचार किया गया 400 पार का ताकि संविधान बदले, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बदले, और आज उसी संविधान को अपनाने का ड्रामा रचा रहे हैं। इनकी दोगलेपन की कोई सीमा नहीं है। एक तिहाई प्रधानमंत्री हैं, इनकी भारी प्रचंड व्यक्तिगत, राजनीतिक और नैतिक हार हुई है और आज वो डेमोक्रेसी में नहीं डेमोकुर्सी में विश्वास रखते हैं। वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते। तो सुना आपने, डेमोक्रेसी में नहीं बल्कि डेमोकुर्सी में भरोसा करते हैं नरेंद्र मोदी, वो कुर्सी नहीं छोड़ना चाहते हैं। दरअसल मोदी अपना काम निकलवाने में माहिर हैं। इस समय पीएम की कुर्सी पर बैठने के लिए उन्हें एनडीए का साथ चाहिए। अकेली बीजेपी को बहुमत नहीं मिला है, ये सब आप जानते हैं। 240 सीटों पर बीजेपी सिमट के रह गई। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, इन दो नेताओं के भरोसे मोदी सरकार बनाने जा रहे हैं। लेकिन कब तक यह सरकार टिक पाएगी, सरकार चलाने के लिए कितने दबाव को स्वीकार करेंगे नरेंद्र मोदी, कौन कौन से समझौते करेंगे नरेंद्र मोदी, अपने पुराने किन फैसलों को पलटेंगे नरेंद्र मोदी, और क्या खींचतान करके पूरे 5 साल सरकार चला पाएंगे नरेंद्र मोदी, या बीच सफर में उनके साथी हाथ छोड़ देंगे। ऐसे कई सवाल अभी से उठने लगे हैं दोस्तों। अभी तो सरकार गठन की शुरुआत भी नहीं हुई और देश में मध्यावधि चुनाव की चर्चा भी होने लगी है और शायद यही मोदी की मजबूती का खोखलापन है। जी हां, बिल्कुल सुन रहे हैं आप, सही सुन रहे हैं। और यही मोदी की मजबूती का खोखलापन है और दूसरी तरफ यही इंडिया गठबंधन की मजबूती का सच भी है। जी हां, आप सही सुन रहे हैं। इधर नरेंद्र मोदी सरकार यानी कि नरेंद्र मोदी जो हैं एनडीए सरकार बनाने की कवायद में जुटे थे, तो उधर इंडिया गठबंधन भी अपनी तैयारियों में लगा हुआ है। उसकी तैयारियां छल कपट जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की नहीं है बल्कि मुद्दों पर बात करने की है। मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर हुई इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद तमाम घटक दलों के नेता ने एक सुर में कहा कि हम सही समय का इंतजार करेंगे। संजय राउत से लेकर अखिलेश यादव तक सबने एक ही सुर में अपनी अपनी बातें कही और सबकी बातें एक थी, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी हो, उधर अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी हो, आरजेडी हो, तमाम, चाहे दक्षिण में डीएमके हो, तमाम दलों के नेता एक सुर में कि हम सही समय का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन सब यही कह रहे हैं कि आगे आगे देखिए होता है क्या। आइए एक बानगी सुनाता हूं संजय राउत क्या कुछ कह रहे थे इसी मीटिंग के बाद। कोई रास्ता है क्या एनडीए में वापसी का? कोई इसका हमारा कहाँ है रास्ता? ऊपर कोई चेंज होता है हाँ, गडकरी जी बनते हैं। देखिए मैं बार बार कहता हूं मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिके। मैं बार बार कहता हूं मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं टिकेगी। सबसे बड़ी बात यहां कहते हुए संजय राउत कि मैं बार बार कहता हूं कि मोदी जी की सरकार नहीं बनेगी और बनी तो नहीं चलेगी। अब बनने तो जा रही है, लेकिन दूसरा लाइन, जो दूसरा सेंटेंस उनका था कि नहीं चलेगी, और यहीं से क्या मध्यावधि की तरफ जाएगा यह देश,
ये भी हम देखेंगे। इधर आज जब संसदीय दल की बैठक हो रही थी, एनडीए के संसदीय दल की बैठक हो रही थी, तो उसमें नीतीश कुमार भी मंच पे थे। नीतीश कुमार को भी बोलने के लिए बुलाया गया। नीतीश कुमार अपना भाषण खत्म करके जब अपनी कुर्सी की तरफ बढ़ रहे थे तो मोदी के आगे झुकते हुए नजर आए और उनके पैर छूने की कोशिश करते हुए नजर आए। लेकिन क्या यह दिलों के मिलने वाला सम्मान था या दिलों की दूरी का एहसास करवाने वाला सम्मान था? यह सवाल यहां इसलिए क्योंकि अपने भाषण में नीतीश कुमार इशारों इशारों में बहुत कुछ कहते हुए नजर आए और याद दिलाते हुए नजर आए कि बिहार की जो पुरानी मांगे हैं उसकी पूरी करो, वरना डैश डैश डैश। सुनिए जरा नीतीश कुमार को। आज देश बहुत आगे बढ़ेगा। अब बिहार का भी तो सब काम हो ही जाएगा। जो कुछ भी बचा हुआ है उसको भी कर देंगे। सबसे पुराना इलाका है, तो इसीलिए हम लोग तो पूरे तौर पर हर तरह से जो आप चाहिएगा उस काम के लिए हम लोग लगे रहेंगे और बहुत अच्छा होगा। अब जितने लोग साथ हुए हैं अब बहुत अच्छा है और सब लोग बहुत अच्छे ढंग से अपनी बात कर रहे हैं, तो सब लोग ठीक है। हम मिल करके सब लोग चलेंगे और हम लोग पूरा आपके साथ रहेंगे और आप पूरे देश को कितना आगे बढ़ाएंगे ये बहुत खुशी की बात होगी। यही हम लोगों को कहना है और मेरा आग्रह यही है कि जल्दी से जल्दी आपका काम शुरू हो जाए, शपथ ग्रहण हो जाए। अब आप एतवार को करने वाले हैं तो हम तो बिहार का काम सब पूरा हो जाए कह रहे हैं यहां पर सीधे नीतीश कुमार। तो इधर नीतीश कुमार, लेकिन थोड़ा सा और पीछे चलना चाहता हूं। उधर कल राहुल गांधी ने शेयर मार्केट, जी हां शेयर बाजार घोटाले के आरोप सीधे सीधे नरेंद्र मोदी और अमित शाह पर लगाए और आज डीके शिव कुमार ने बयान दिया कि ईवीएम को लेकर सबूत जो इकट्ठे किए जा रहे हैं। यानी यहां ईवीएम की बात, कल उधर शेयर बाजार, इधर ईवीएम की बात क्यों आ गई? दरअसल आज एनडीए संसदीय दल के नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी ने विपक्ष पर कई निशाने साधे, जिसमें ईवीएम की बात भी कही और वो कह रहे हैं कि अब 5 साल तक ईवीएम की चर्चा नहीं होगी। कहां है वो ईवीएम, ये पूछ रहे हैं। तंज कसा है नरेंद्र मोदी ने, जरा सुन लें नरेंद्र मोदी ईवीएम पे कह क्या रहे हैं और डीके शिव कुमार ने उधर क्या कुछ इन पर कहा है, ये भी सुनेंगे। लेकिन पहले नरेंद्र मोदी। मैं तो अपने काम में कुछ व्यस्त था, बाद में फोन आना शुरू हो गए, तो मैंने किसी को पूछा यार ये तो ठीक है आंकड़े वांकड़े, तो मुझे ये बताओ कि ईवीएम जिंदा है कि मर गया? क्योंकि ये लोग तय करके बैठे थे कि भारत के लोकतंत्र और लोकतंत्र की प्रक्रिया के प्रति विश्वास ही लोगों का उठ जाए और लगातार ईवीएम को गाली देना। और मुझे तो लगता था कि शायद इस बार वो ईवीएम की अर्थी का जुलूस निकालेंगे, लेकिन 4 जून शाम आते आते उनको ताले लग गए, ईवीएम ने उनको चुप कर दिया। ये ताकत है भारत के लोकतंत्र की, ये ताकत है भारत की निष्पक्षता की। ईवीएम जिंदा है या मर गया, ये कह रहे हैं। भारत के लोकतंत्र और लोकतांत्रिक व्यवस्था पर इनको भरोसा नहीं है, यानी विपक्ष पर सीधा निशाना साधते हुए इसी मंच से नरेंद्र मोदी। लेकिन कांग्रेस या विपक्षी दल इतनी आसानी से इस मुद्दे को नहीं छोड़ने वाले हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने तो साफ साफ कह दिया है कि हम प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं। सुनिए जरा डीके शिव कुमार को क्या कुछ कह रहे थे इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए। Just one question. The Prime Minister, while speaking today, addressing, has raised a question about whether the EVMs were working or not. A question the Congress party should answer because they definitely we will answer. We have a lot of. We are on the process of collecting a lot of evidences. We will collect the evidences and come back to you. Sir,
तो सुन रहे थे आप साफ साफ कि हम ईवीएम पर प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं। इसके अलावा जिन मुद्दों पर इंडिया गठबंधन ने चुनाव लड़ा है दोस्तों, उन पर वो चुनाव के बाद भी कायम है और जनता के हित के सवाल लगातार उठा रहा है। सबसे बढ़कर बात यह कि इंडिया ने इन चुनावों में संविधान बचाने के सवाल को सबसे प्रमुख मुद्दा बनाया था, आपको याद होगा। और आज मोदी जब संविधान के आगे सिर झुका रहे थे तो असल में वो विपक्ष की ताकत के आगे ही झुक रहे थे। यानी मोदी के झुकने की शुरुआत अब हो गई है। अब क्या झुके हुए मोदी अपना कार्यकाल पूरा कर पाएंगे? आखिर क्या है इंडिया का सीक्रेट प्लान और क्या जल्द गिरेगी एनडीए सरकार? आज इसी पर चर्चा करेंगे और इस चर्चा में आज विशेष साथी, हमारे एक्सक्लूसिव साथी मौजूद रहेंगे। उनसे आपका परिचय करवाऊं, लेकिन उससे पहले हमारे तमाम पैनलिस्ट साथियों से मुलाकात करवाता हूं और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ इस वक्त देखिए 4 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ संजय सिंह जी जुड़े हुए हैं, धनंजय कुमार जी जुड़े हुए हैं, हमारे साथ प्रशांत टंडन जी जुड़े हुए हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी जुड़े हुए हैं। आप सबका स्वागत है, इस्तकबाल है, स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका भी, जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं। और इस चर्चा में एक खास वरिष्ठ कहें तो राजनेता, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद और तेज तर्रार नेता संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। उनसे भी जरा समझेंगे कि क्या कुछ होने जा रहा है इस देश में, आगे इंडिया गठबंधन की प्लानिंग क्या है और इसके साथ साथ इंडिया का जो सीक्रेट प्लान है वो क्या है और कितने दिनों तक चलेगी ये एनडीए की सरकार, ये उनसे भी समझेंगे। लेकिन जल्दी से आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। जैसे ही जुड़ते हैं हमारे साथ संजय सिंह जी, उनके पास चलेंगे, लेकिन उससे पहले प्रशांत जी, आज सब कुछ इधर एक जो बाईपास करके, यानी कि बीजेपी ने अपने संसदीय दल का नेता नहीं चुना, लेकिन एनडीए ने संसदीय दल का नेता, एनडीए संसदीय दल की बैठक बुलाकर सीधे बाईपास करके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बिठाने का काम शुरू हो गया, जिसके बारे में कह रहे थे जयराम रमेश जी। और यहां से आगे की जो गतिविधियां हैं उस पर एक छोटा सा आपका कमेंट चाहिए। राजीव जी, मैंने मोदी जी का भाषण सुना बहुत धैर्य से और एक एक शब्द को सुना, और जैसा आप कह रहे हैं उन्होंने बीजेपी का नाम नहीं लिया, वो एनडीए की विक्ट्री को बताते रहे और इस बात को रेखांकित नहीं किया कि बीजेपी को हार की शिकस्त जो है झेलनी पड़ी है। नंबर गेम देखिए, लोकसभा है, लोकसभा में नंबर गेम से आप बहुमत हो सकता है सिद्ध कर लेंगे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को लेन देन करके जी। लेकिन उन लोगों को भी अपने प्रदेशों की राजनीति करनी है। मोदी जी जिस भाषा में बोल रहे हैं उनसे लग रहा है कि वो अभी भी उन्होंने इस जनादेश से सबक नहीं सीखा है और अब नई तरीके की लोकसभा में उनकी एंट्री होगी और उस नई लोकसभा में बहुत बड़ी संख्या में 240 के लगभग तो इंडिया गठबंधन ही है, बाकी और विपक्ष भी है जी। उनको विरोध झेलना पड़ेगा और उस विरोध में बहुमत या बिल में तो आपको बिल पास करने में हो सकता है कि ये दोनों साथी आपके काम आ जाए, नए चंद्रबाबू नायडू की पार्टी और नीतीश कुमार की पार्टी। लेकिन जब किसानों का मुद्दा उठेगा, जब जातिवाद जनगणना का मुद्दा उठेगा, जब आरक्षण का मुद्दा उठेगा, जब संवैधानिक संस्थाओं की स्वायत्तता का मुद्दा उठेगा, तब जब अलोकतांत्रिक कामकाज का मुद्दा उठेगा, तब ये साथी आपका साथ नहीं देंगे जी। तो मोदी जी के लिए बहुत कठिन समय होगा इस लोकसभा में, क्योंकि उनकी आदत लोकसभा से भागने की रही है। अब देखना है कि कितना भाग पाएंगे। क्या इस लोकसभा में भी माइक बंद किए जाएंगे? क्या इस लोकसभा में भी जो है वो विपक्षी नेताओं को सस्पेंड किया जाएगा, बर्खास्त किया जाएगा? ये संभव नहीं है। अब देश की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है जी। तो अब इतनी आसानी से मोदी जी जो है वो जिस तरीके 10 साल वो बेरोक टोक के एक तानाशाह की तरह काम करते रहे, एक राजा महाराजा की तरह काम करते रहे, अब वो चलेगा नहीं। और दूसरी बात राजीव जी, अगले साल बिहार में चुनाव है और जी
प्रशांत जी, आपको रोकना चाहता हूं, सीधे जरा चलते हैं। संजय सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और उनके पास सीधे चलते हैं, जरा उनसे समझें कि देश की राजनीति में चल क्या रहा है। हमारे साथ संजय सिंह जी जुड़ गए हैं, आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद, कद्दावर नेता और तेज तर्रार नेता। संजय सिंह जी, आपका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और सीधा आपके पास, आपसे जरा समझना चाहता हूं संजय जी कि इस देश में अब लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से तीसरी बार उस कुर्सी पर बैठने जा रहे हैं। अब उनको 9 तारीख को उनका ओथ सेरेमनी भी है उनकी, ये सब कुछ सामने है, लेकिन कुछ सवाल जो हैं वो अभी भी सामने हैं और अच्छा है कि आपने समय दिया। बहुत शुक्रगुजार हूं कि कुछ सवालों का जवाब आपसे लेकर जन जन तक, जनता तक, दर्शकों तक पहुंचा पाऊं। संजय जी, सबसे पहला सवाल, इंडिया गठबंधन की अभी बैठक हुई, उस बैठक के बाद एक आत्मविश्वास दिखाई दे रहा था और आप लोग लगातार कह रहे थे कि आगे आगे देखिए होता है क्या क्या कुछ होने जा रहा है। संजय जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देना चाहता हूं इस बात के लिए कि जब एग्जिट पोल की हवा चल रही थी मेन स्ट्रीम मीडिया में और बड़े बड़े इलेक्ट्रॉनिक टीवी चैनल्स के ऊपर, उस समय भी आप डटे रहे और आपने जो सर्वे दिखाया वो कमोबेश काफी हद तक जमीनी रूप से सच साबित हुआ। यानी ऐसी लहर दिखाई जा रही थी कि 400 से ज्यादा सीटें, कोई तो 425, 420, 415, अब इतने नंबर दे रहे थे। कहां से दे रहे थे मुझे नहीं मालूम। तो उसका खेल भी समझ में आया कि शेयर मार्केट को का मैनिपुलेशन करने के लिए वो एग्जिट पोल किया गया। दूसरी बात, इंडिया गठबंधन की बैठक में हम लोगों ने क्या तय किया? हमने ये तय किया कि ये जो जनादेश मिला है, ये जनादेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों के खिलाफ मिला है। लोगों ने ये जनादेश बाबा साहब के संविधान को खत्म करने की जो बीजेपी की कोशिश थी उसके खिलाफ दिया है। ये जनादेश दिया है आरक्षण को खत्म करने की कोशिश के खिलाफ। ये जनादेश दिया है महंगाई और बेरोजगारी के खिलाफ, जिसमें खुद नरेंद्र मोदी जी अपने दम पर 272 की संख्या भी नहीं ला पाए। कहते थे 400 पार और आगे 240 पे, यानी लगभग 160 सीट उनके दावों के मुताबिक, उनकी पार्टी के दावों के मुताबिक, उनके नेताओं के दावों के मुताबिक कम आई। तो एक बहुत बड़ी हार देश के प्रधानमंत्री की है। तो हमने ये कहा कि ये जनादेश इस देश की जनता ने मोदी सरकार के खिलाफ दिया है और हम जन आकांक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सही समय पर सही फैसला लेंगे। अब वो सही समय पर सही फैसले का क्या मतलब है? मतलब ये है कि जो गठबंधन के दल इनके साथ आज हैं, जिन उम्मीदों के साथ है, कोई कह रहा है कि हमें स्पीकर की पोस्ट चाहिए, और जाहिर सी बात है जब स्पीकर की पोस्ट गठबंधन का दल मांग रहा है तो उसके मन में कहीं ना कहीं ये आशंका है कि पार्टी की तोड़फोड़ करने में बीजेपी मास्टर पार्टी है और इसलिए अगर हमारा स्पीकर रहेगा तो तोड़फोड़ नहीं हो पाएगी, तो इसलिए स्पीकर की पोस्ट मांग रहे हैं। बिहार के लिए और आंध्र प्रदेश के लिए राज्यों का विशेष दर्जा दिए जाने की मांग कर रहे हैं। तो क्या ये सारी मांगे जो वहां के स्थानीय लोगों के दिलों में बसी हुई हैं, जो उन पार्टियों के दिलों में है, क्या उस मांग को ये सरकार, एनडीए की, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार पूरी कर पाती है या नहीं कर पाती है? और अगर नहीं पूरी कर पाती है तो हम अपने संवाद को आगे बढ़ाएंगे और जो संभावनाएं होंगी उसके हिसाब से आगे का कदम उठाएंगे। संजय जी, मतलब आगे की संभावनाओं को तलाशने का काम अभी जारी रहेगा, ये साफ समझ में आता है। लेकिन कुछ मुद्दे ऐसे थे, जैसे अग्निवीर के मुद्दे पे बिहार से एक खबर चली और केसी त्यागी ने अपनी बात आगे बढ़ाई थी और यूसीसी की बात भी हुई थी। उधर चंद्रबाबू नायडू भी, ये दोनों एन फैक्टर, नायडू एंड नीतीश, ये दोनों जो हैं नरेंद्र मोदी को कितने परेशान करते हुए नजर आते हैं आपको? अभी आप थोड़ा सा जिक्र कर भी रहे थे। और क्या यहीं से, इन्हीं दोनों साक्ष्यों पर आपकी भी निगाहें टिकी हुई हैं? देखिए, पहली बात तो यह कि मुझे लगता है कि स्पीकर का जो पद है वो बहुत महत्वपूर्ण है और 235 की संख्या अब इंडिया गठबंधन की हो गई है और बहुत सारे
निर्दलीय हैं जो कि आ सकते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण चुनाव होगा स्पीकर का। अगर स्पीकर टीडीपी का या जेडीयू का नहीं बनता है तो क्या बीजेपी के भरोसे उनके साथ जाने के लिए दल तैयार है? क्योंकि मैं फिर दोहरा रहा हूं, पार्टियां तोड़ने के मामले में, जोड़ तोड़ करने के मामले में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। महाराष्ट्र में उन्होंने तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, गोवा में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, मध्य प्रदेश में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, कर्नाटक में तोड़फोड़ करके सरकार बनाई, उत्तराखंड में, अरुणाचल प्रदेश में, हर जगह यही काम करते हैं। तो वो पहला मौका होगा इंडिया गठबंधन के लिए, पहला मौका होगा, मैं आपके चैनल पे कह रहा हूं पूरी जिम्मेदारी से, पहला मौका होगा इंडिया गठबंधन के लिए निर्णय लेने का कि अगर टीडीपी बीजेपी के सपोर्ट के बगैर अपना स्पीकर बनाने के लिए आगे बढ़ती है तो उस समय इंडिया गठबंधन के दलों की क्या भूमिका होगी। क्या हम टीडीपी के कैंडिडेट को सपोर्ट करेंगे स्पीकर के लिए? क्योंकि आमतौर पे माना जाता है कि भाई स्पीकर का किसी राजनीतिक दल से एसोसिएशन नहीं होना चाहिए, वो निष्पक्ष होना चाहिए। तो उस समय हमारी क्या भूमिका होगी वो बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। और मैं भी ऐसा मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर अगर लोकसभा में होगा तो वो बहुत सारी चीजों को प्रभावित करता है जो कि उनको नहीं करना चाहिए। 5 साल में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से सांसदों को निलंबित कर करके बाहर किया गया। उसका सबसे बड़ा भुक्तभोगी मैं खुद हूं। कितनी बार मुझे निलंबित कर करके बाहर किया, मार्शल से बाहर फिकवाया राज्यसभा में, और लोकसभा में भी यही काम हुआ। 150 सांसद, भारतीय संसदीय इतिहास में कभी नहीं हुआ कि 150 सांसदों को सस्पेंड करके बाहर किया गया हो। ये मोदी जी की पिछली सरकार में हम लोगों ने देखा। तो एक स्पीकर वाली जो बात, माफी चाहूंगा, रोकना चाहूंगा, स्पीकर वाली जो बात आप कह रहे हैं कि चाहे चंद्रबाबू नायडू की जो डिमांड है, जो सुनने में आ रहा है, अगर स्पीकर उनकी तरफ से अपने कैंडिडेट को वो खड़ा करते हैं और बीजेपी की तरफ से अगर उनको समर्थन नहीं मिलता है तो आप लोग समर्थन देने के लिए तैयार हैं, ये समझा जाए? मैं समझता हूं कि उस समय हमारा निर्णय बहुत महत्वपूर्ण होगा। अभी मैं सिर्फ इतनी बात कह रहा हूं जी कि उस वक्त इंडिया गठबंधन के दलों को बैठकर यह तय करना होगा कि अगर स्पीकर के पद के लिए टीडीपी आगे बढ़ रहा है बगैर बीजेपी के समर्थन के, तो हमारी क्या भूमिका होगी। और मेरा अपना व्यक्तिगत मानना यह है कि ऐसे समय में जबकि स्पीकर के पद का दुरुपयोग करके विपक्षी दलों को निलंबित कर करके बाहर किया जाता है, ऐसे समय में हम लोगों को एक सही निर्णय लेना होगा। बीजेपी के इतर के कोई अगर स्पीकर के पद पे बैठे तो वो अच्छा होगा। जी, और जितने भी अभी आप कह भी रहे थे कि कई निर्दलीय और कई ऐसे दल हैं जो संपर्क में हैं, क्या आप लोग अभी वो गतिविधि चल रही है, संपर्क वाली गतिविधि चल रही है या थोड़ा विराम है, फुल स्टॉप है? और कल जो शेयर बाजार घोटाले को कांग्रेस ने उजागर किया है उस पर क्या कुछ पूरा का पूरा, मैं आपके साथ बात कर रहा हूं तो इंडिया गठबंधन के साथ साथ बात कर रहा हूं, इसलिए ये जरा समझना चाहता हूं कि इंडिया गठबंधन क्या सोचता है, क्योंकि 30 लाख करोड़ रुपए की चपत, घाटा, 5 करोड़ इन्वेस्टर्स के पैसे, परिवार के पैसे डूब गए, ये कल राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया है। क्या कहेंगे इस पे? देखिए, ये बात जब इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी जिसमें सभी दलों के लोग मौजूद थे, अखिलेश यादव जी थे और शिवसेना के मित्र थे, टीएमसी के थे, सारे दलों के लोग थे, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग थे, तो उसमें ये बात उठी थी और उस विषय को राहुल गांधी जी ने और बाकी लोगों ने उठाया था और सबने एक स्वर में ये बात मानी थी कि एग्जिट पोल जो है ये शेयर मार्केट का एक बड़ा घोटाला करने के लिए किया गया था। और उसके पहले प्रधानमंत्री के दो चैनलों पे संभवतः इस तरह के कुछ बयान थे, वो भी जिक्र हुआ था। और एक बयान खुद गृहमंत्री का था कि शेयर बाजार में उछाल होगा, कुछ इस तरह से। दूसरी बात आप देखिए कि मैं ऐसा मानता हूं कि एग्जिट पोल तो मैं पिछले 25-30 सालों से देख रहा हूं। क्या कभी आपने देखा कि राजस्थान में सीटों की संख्या है 25 और जिताया जा रहा है 33? उत्तराखंड में सीटों की संख्या है 5, जिताया जा रहा है 6।
लोक जनशक्ति पार्टी चिराग पासवान की लड़ रही है 5 सीटों पे, जिताया जा रहा है 6 सीटों पे। 4 सीटें हैं कुल हिमाचल प्रदेश में, जिताया जा रहा है 8 सीटों पे। हरियाणा में 10 सीटें हैं, जिताया जा रहा है 19 सीटों पे। मैं आपको सिलसिलावार करके बता रहा हूं, और आप बताइएगा कि कभी ऐसा एग्जिट पोल आपने जीवन में अपने देखा होगा, मैंने तो नहीं मुझे आप देखा। बताइए। जी, 37% वोट शेयर, 37% वोट शेयर तमिलनाडु में दिखाया जा रहा था बीजेपी का, 27% वोट शेयर केरला में दिखाया जा रहा था। इससे ज्यादा हास्यास्पद बात कोई हो सकती है? तो मतलब आपने एग्जिट पोल तो किया नहीं, आपने तो मजाक किया। जो आपको आंकड़े बना के बीजेपी के दफ्तर से या पीएमओ से भेजे गए, आपने उसको अपने टीवी चैनल पे प्रसारित कर दिया। और इतना भी समय आपने नहीं लगाया कि कम से कम एक करेक्शन कर लेते कि जहां जितनी संख्या है सीटों की उतनी ही दिखाते। मुझसे तो कहने लगे कि भाई वो जेपी नड्डा जी कह रहे हैं कि विपक्ष वाले इस एग्जिट पोल से परेशान हो गए। मैंने कहा मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं। नड्डा साहब से पूछ लीजिए, हरियाणा में उनको 19 सीटें दी जा रही हैं, हम कहां से दे दें उनको 19? जी, हम 19 देना चाहते हैं। अब एग्जिट पोल वाले 19 दे रहे हैं उनको, और है कुल वहां पे 10। कहां से लेंगे नड्डा जी? जी, तो मतलब खुला जिसको कहते हैं ना, ये मतलब साफ तौर पे दिख रहा है कि एक शेयर बाजार के घोटाले के लिए, शेयर बाजार को प्रभावित करने के लिए देश की 5 करोड़ जनता, छोटे इन्वेस्टर, रिटेलर जिनको कहते हैं, उनको आपने बर्बाद कर दिया बुरी तरीके से। 31 लाख करोड़ रुपए इस देश के लोगों का डूब गया। और किसका फायदा हुआ? प्रधानमंत्री के सबसे करीबी दोस्त, जिसका सिर्फ एक सभा में नाम लिया मोदी जी ने अडानी का, दूसरी बार नाम नहीं लिया अडानी अंबानी का, किसी का नाम नहीं लिया। एक सभा में गलती से, पता नहीं क्या उनको उस समय हुआ था, क्योंकि चुनाव के दौरान तो अजीबोगरीब बयान हमारे प्रधानमंत्री जी दे रहे थे, तो उस बयान के बाद दोबारा उन्होंने कुछ बयान नहीं दिया। उस एक व्यक्ति का कितना फायदा हुआ और देश की जनता का 31 लाख करोड़ रुपए का घाटा हुआ, नुकसान हुआ, इसकी तो जांच जेपीसी बना के होनी चाहिए, और सेबी को इस पे इंटरफेयर करना चाहिए, जांच होनी चाहिए। जी, इसकी जांच की मांग आप भी कर रहे हैं, मतलब पूरा इंडिया गठबंधन इसकी जांच की मांग कर रहा है, और ये उम्मीद की जाए कि अगली जैसे ही लोकसभा बैठती है और उसमें आप लोग इस मसले को और आगे बढ़ाएंगे। लेकिन इसके साथ साथ आज नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि ईवीएम जिंदा है या मर गया, ये पूछ रहे थे। और ये आप लोगों से, आपके ऊपर कमेंट था, आप सबके ऊपर, जो लगातार ईवीएम को लेकर विपक्ष, सिविल सोसाइटी के लोग सब ईवीएम पे चर्चा कर रहे थे। लेकिन आज नरेंद्र मोदी कई सारे मामलों में, कांग्रेस 99 पे सिमट गई, और इंडिया गठबंधन की बात करते हुए इंडी अलायंस करते हुए बहुत सारी बातें कह रहे थे। थोड़ा कमेंट आपका चाहूंगा। ईवीएम से शुरुआत कीजिए कि ईवीएम को लेकर डीके शिव कुमार की अभी हमने एक बाइट सुनाई थी, जिसमें उन्होंने कहा है कि हम प्रूफ इकट्ठा कर रहे हैं। क्या यहां से आगे ये लड़ाई आपकी जारी रहेगी? और चुनाव आयोग, चूंकि अब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट खत्म हो चुका है, तो उम्मीद करता हूं कि थोड़ा सा आप खुल के बात जरूर करेंगे चुनाव आयोग के पूरे इस चुनाव की प्रक्रिया पर, क्योंकि पहला और दूसरा और तीसरा 3 फेज के बाद इंतजार, और काफी आप लोगों ने उस पर अपनी बातें रखी, विरोध जताया आप लोग, उसके बाद आंकड़े आते हैं। लेकिन फिर भी जब फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है, तब भी चुनाव आयोग सेटिस्फाई करता हुआ देश की जनता को, मतदाता को नजर नहीं आया। इसलिए यहां पर मैं रेखांकित कर रहा हूं, आपसे इस पर जवाब चाहता हूं। देखिए, पहली बात तो यह कि प्रधानमंत्री की जो भाषा है, मैं समझता हूं कि भारत के इतिहास में इतनी असभ्य भाषा का इस्तेमाल, इतनी अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल, इतनी सड़क छाप भाषा का इस्तेमाल देश के कभी किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया होगा। उस प्रधानमंत्री की पद की गरिमा को कलंकित करते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी। आप बताइए, देश का प्रधानमंत्री कभी कहता है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, कभी कहता है मुजरा करो, कभी कहता है मुगल, मुसलमान, मटन, मछली, मंगलसूत्र, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा, अर्बन नक्सल, ये प्रधानमंत्री की भाषा है। ऐसे प्रधानमंत्री बोलते हैं इंडी अलायंस, घमंडी अलायंस, क्या है भाई? मुझे समझ में नहीं आता। कभी तो आप कहते हो कि मैं अवतार हूं, भगवान हूं, मेरा बायोलॉजिकल जन्म ही नहीं हुआ है।
और आपकी भाषा को सुन के लगता है कि भैया अवतार अगर ऐसे बोलते हैं तो उनसे बेहतर इंसान ही है। अगर अवतार लोग इसी तरह की भाषा बोलते हैं तो उनसे बहुत बेहतर इंसान है। तो ये पहली बात तो ऐसे उनको बोलना नहीं चाहिए जी। और वो अटल जी की पार्टी के हैं। बताइए, देश के प्रधानमंत्री का एक दिन मैं भाषण सुन रहा था, मैंने उसको लगाया भी कि ट्विटर पे कि इसमें उन्होंने कहा था कि भाई सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेंगी टूटेंगी, ये देश रहना चाहिए और देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। इतने विशाल हृदय के लोग आपकी पार्टी के नेता रहे हैं और आप एक बड़ी मुश्किल से एक चुनाव जीत पाए हैं अपने सहयोगियों के भरोसे, और तुरंत से आप वही भाषा आज भी विपक्ष को गाली देना, दोषी ठहराना, उनके ऊपर कमेंट करना, ऐसी बातें करना। प्रधानमंत्री को पता नहीं क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि उनकी ये भैंस चुरा ले जाएंगे और संपत्ति लूट ले जाएंगे और मंगलसूत्र छीन ले जाएंगे वाली भाषा को देश के लोगों ने पसंद नहीं किया। और ये भी नहीं पसंद किया कि आप इतने अहंकार में आ जाए कि आपने गाना बना दिया, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। प्रभु श्री राम सृष्टि के रचयिता हैं, आप अपनी फोटो चला रहे हैं, खुद बड़े हो गए हैं, भगवान राम छोटे हो गए हैं, तो विदा कर दिया ना अयोध्या से आपको, भगवान श्री राम ने विदा कर दिया वहां से आपको। तो इसलिए प्रयागराज से भी विदा कर दिया आपको। हमारे यहां उसको लवकुश नगर नाम रख रहे थे सुल्तानपुर का, वहां से भी विदा कर दिया। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि कुशभवनपुर हमारे यहां का जिले का नाम रख रहे थे, तो कुशभवनपुर से भी विदा कर दिया उनको। तो इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को कम से कम, जब तक वो प्रधानमंत्री हैं, कितने दिन रहेंगे मुझे नहीं पता, जब तक वो अब प्रधानमंत्री हैं तो तब तक तो कम से कम उनको अपनी पहले अपना आत्मावलोकन करके अपनी भाषा में सुधार करना चाहिए। चुनाव आयोग कोई इस देश के ऐसी संस्था नहीं है जो सवालों से ऊपर हो। अच्छा, आप मुझे बताइए, एक सामान्य व्यक्ति से भी पूछिए, जहां पर तमिलनाडु में 39 सीट है, वहां आप एक दिन में पूरा चुनाव करा रहे हैं, क्योंकि वहां बीजेपी का कोई जनाधार नहीं है। वहां प्रधानमंत्री को प्रचार नहीं करना है, तो वहां चुनाव आप एक दिन में करा रहे हैं। जब आप आते हैं 40 सीटों वाले बिहार में, तो वहां चुनाव आप 7 फेज में करा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आते हैं 80 सीटों पे, तो 2 फेज में होना चाहिए चुनाव, आप वहां 7 फेज में चुनाव कराते हैं। 42 सीट वाले बंगाल में आते हैं, 7 फेज में चुनाव कराते हैं। 14 सीट वाले झारखंड में आते हैं, कई चरणों में आप चुनाव कराते हैं। क्यों भाई? क्या ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि आप देश के प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के हिसाब से चुनाव का कार्यक्रम बना रहे हैं? आपके पास जब सुरक्षा बल पर्याप्त मात्रा में है और एक ही दिन में आप पूरे तमिलनाडु का चुनाव करा सकते हैं, तो आप क्यों नहीं करा सकते बंगाल का चुनाव एक दिन में? क्यों नहीं करा सकते बिहार का चुनाव एक दिन में, झारखंड का, उत्तर प्रदेश का? उत्तर प्रदेश में तो आपकी सरकार है। बाबा योगी जी तो कानून व्यवस्था के मामले में पूरे देश में आप कहते हैं कि सबसे बेहतरीन कानून व्यवस्था वाली सरकार है उत्तर प्रदेश की। तो आप 2 चरणों में करा लेते 40-40 सीट की, कभी 8 सीट की करा रहे हैं, कभी 7 सीट की करा रहे हैं। मतलब पूरे चुनाव में आपने भट्ठा बिठा दिया देश का। लोग लाइनों में खड़े हुए हैं, गर्मी का महीना है, तब आपको ये पता नहीं कि जून के महीने में गर्मी होती है, मई के महीने में गर्मी होती है। देश का चुनाव आयोग चुनाव खत्म होने के बाद कह रहा है कि हाँ, वोटिंग परसेंटेज कम हुआ, लोगों को बहुत असुविधा हुई, हमको इस गर्मी का अंदाजा नहीं था, गर्मियों में चुनाव नहीं कराना चाहिए, वोटिंग परसेंटेज घट गया। तो चुनाव आयोग की भूमिका पर क्या प्रश्न नहीं उठेगा? चुनाव आयोग सवालों से ऊपर नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात, कहीं ईवीएम की शिकायत मिलेगी वो करेंगे, कहीं काउंटिंग की शिकायत मिलेगी वो करेंगे, कहीं बीजेपी को फेवर करने की शिकायत मिलेगी वो करेंगे, कहीं हिंदू मुसलमान को लड़ाने का प्रधानमंत्री भाषण देंगे उसकी शिकायत करेंगे।
क्यों नहीं करेंगे भाई? संजय जी, चुनाव प्रधानमंत्री आयोग को क्या में तकलीफ हो रही है? चुनाव की जो संजय जी माफी चाहूंगा, चुनाव उनको आयुक्तों तनख्वाह की मिलती जो है जनता के नियुक्ति पैसे है, से। संजय जी। जी, चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए जो नया नियम बना हुआ है जिससे सीजेआई बाहर हैं, अब चूंकि विपक्ष मजबूत है, क्या आप लोग, क्योंकि चुनाव आयोग की बात हो रही है, आप भी कर रहे हैं, क्या आप लोग उस मसले पर भी अब गौर फरमाएंगे, उस मसले को भी आगे बढ़ाएंगे? क्योंकि ये देखिए, पारदर्शी तरीका नजर नहीं आता, एक सामान्य इंसान कहता है। देखिए, जहां तक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को उस कमेटी से, चयन कमेटी से हटाने का मसला है, मैं समझता हूं कि ये बहुत गंभीर बात है और न्यायपालिका ने एक तरीके से प्रधानमंत्री के निर्णय का सम्मान रखा, लेकिन ये फैसला अपने आप में बहुत गलत है। अगर एक देश का चीफ जस्टिस उस कमेटी में है, चयन की कमेटी में, तो नॉन पॉलिटिकल लोगों की संख्या उसमें ज्यादा हो जाती है जी। या बराबर हो जाती है या बैलेंस हो जाती है। एक व्यक्ति, मतलब सरकारी संख्या, एक व्यक्ति अपोजिशन का हो गया, एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो गया, एक प्रधानमंत्री हो गया, तो उसमें उनके वोट का, उनके निर्णय का बहुत महत्व बढ़ जाता है। लेकिन आपने अपने हिसाब से कानून मंत्री को रख लिया, इसका मतलब आपकी मंशा चुनाव आयोग जैसी संस्था में भी अपने हिसाब से व्यक्ति को बिठाने की थी। ये तो कोई भी समझ सकता है इस बात को। भाई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से आपको क्या प्रॉब्लम है? इसलिए कि उन्होंने इलेक्टोरल बॉन्ड खोल दिया आपका, जिससे आप मुंह छिपाते फिर रहे हैं। आपको मुंह छिपाने की जगह नहीं मिल रही है, उन्होंने आपके इलेक्टोरल बॉन्ड का भ्रष्टाचार खोल दिया, तो इसलिए अब आप उनको बाहर कर देंगे चुनाव आयोग की प्रक्रिया में, चयन प्रक्रिया में। ये सारी चीजें उन्होंने मिसयूज ऑफ एजेंसीज और संसद के नियमों का और संसद के अंदर बहुमत पाकर 5-0 से जो फैसला दिल्ली सरकार के पक्ष में हुआ था उसको पलटने का, ये सब तमाम गुनाह भारतीय जनता पार्टी ने किए हैं। और आपने ठीक कहा कि अब अग्निवीर का भी मसला उठ रहा है, यूसीसी का भी मसला उठ रहा है, विशेष दर्जा आंध्र प्रदेश और बिहार राज्य को दिया जाए, ये मसला भी उठ रहा है। तो ये तमाम बातें हैं, देखिए इस पे प्रधानमंत्री जी और उनकी पार्टी क्या करती है। उत्तर प्रदेश का जिक्र आ रहा था, उत्तर प्रदेश में ये अभी जो आंकड़े देख रहा था मैं, लगभग 17 सीटें ऐसी हैं, 17 सीट्स, जहां बीएसपी के कारण इंडिया गठबंधन की हार हुई है। और देश भर में लगभग 35 सीटें ऐसी हैं, 17 तो यहाँ, और तेजस्वी यादव का कहना है कि 10 सीटें वहाँ हरवाई गई। कुछ जगहों पे बिल्कुल रात में बिजली काट दी गई, अचानक बिजली आती है और लाइट आने के बाद देखा जा रहा है कि सपा या कांग्रेस या जो इंडिया गठबंधन के, यही उत्तर प्रदेश में खासकर यही दोनों थे, उसमें से वो नहीं बल्कि अपोजिशन यानी बीजेपी जीत जाती है। बीएसपी को लेकर के जरा मैं समझना चाहता हूँ, क्या कोई चूक हुई, क्या हुआ, या मायावती जी की थोड़ी सी राजनीति, चूंकि अब चुनाव हो चुका है? देखिए, कुछ सीटों का तो मुझे याद है, जैसे मुंबई में एक सीट शायद 48 वोट से शिंदे की पार्टी जीती है। मुंबई, वहां पे भी ऐसे लाइट, जी, मुंबई नॉर्थ वेस्ट, कुछ जी, में वहां भी गड़बड़ी की सूचना आई। फर्रुखाबाद में 2-3 हजार वोट से समाजवादी पार्टी को हरा दिया गया, वहां भी लाइट गायब हो गई। अब आप तेजस्वी यादव का भी बता रहे हैं किसी सीट का। तो मैं ये कह रहा हूं कि इसकी चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष है तो इसकी जांच कर ले, दोबारा रिकाउंटिंग करा ले, इसमें क्या समस्या है? अगर ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उसमें चुनाव की काउंटिंग में हेराफेरी की गई है, तो चुनाव आयोग इसका संज्ञान ले और दोबारा वहां पे अभी तो बक्से पड़े ही होंगे ईवीएम के, तो आप जांच उसकी करा के और दोबारा काउंटिंग कराइए। सुप्रीम कोर्ट ने संभवतः 45 दिन तक ईवीएम मशीनें रखने का निर्देश दिया है जी। और कोई शिकायत होने पर दोबारा रिकाउंटिंग कराने का भी निर्देश दिया है, तो उसको उसका संज्ञान लेना चाहिए अगर ऐसी कहीं गड़बड़ी हुई है तो। दूसरी बात जी, जो इस पूरे मामले में दिख रहा है
आपने जो मायावती जी का जिक्र किया, पिछले कई सालों से उनके हर निर्णय में ये प्रश्न उठता है कि वो भारतीय जनता पार्टी के हिसाब से काम कर रही है। बहुत इस देश के वंचित समाज के लोगों को उनसे उम्मीद थी और कांसी राम जी के मिशन से वो पार्टी खड़ी हुई, बीएसपी, जिसमें समाज के अंतिम व्यक्ति की आवाज को उन्होंने उठाने का काम किया, राजनीतिक शक्ति दी, राजनीतिक ताकत दी, बहुत सारे लोग एमपी बने, एमएलए बने, मंत्री बने। लेकिन उस पार्टी का इस हालत में पहुंचना कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ देता है। बहन जी 17 सीटों पर उत्तर प्रदेश में चुनाव को अगर प्रभावित कर रही हैं और उसके बाद फिर उल्टा दोष मुसलमानों को ही दे रही हैं कि भाई अब इनके लिए हम सोचेंगे और देखेंगे, ये ठीक नहीं है। आप अपना खुद से देखिए ना कि आपकी वजह से आज एक ऐसी तानाशाह सरकार फिर से इस देश के अंदर बैठ गई जो 10 साल तक देश के अंदर नफरत फैलाने का काम करती रही, समाज के वंचित शोषित लोगों को प्रताड़ित करने का काम करती रही, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को तार तार करने का काम करती रही। कहीं आदिवासी के सर पर मध्य प्रदेश में बीजेपी का नेता पेशाब करता हुआ देखा गया, तो कहीं एक दलित का बच्चा अगर गेंद पकड़ लेता है तो गुजरात में उसके अंगूठे काट दिए जाते हैं। और कहीं यह भी देखा गया कि घोड़ी पर बैठने पर बहराइच में गांव के लोग मिलकर उस दलित के बेटे को पीटते हैं। और यह भी देखा गया कि बुलंदशहर में सीआरपीएफ के जवान को अपनी शादी में घोड़ी पर बैठने के लिए पुलिस की सिक्योरिटी लेनी पड़ती है। हाथरस कांड भी हम लोगों ने देखा। और ये सब कुछ देखने के बाद अगर बहन जी ऐसा काम करती हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता है, तो निश्चित रूप से अब जो देश के वंचित शोषित समाज के लोग हैं वो लोग भी अब इस बारे में सोच रहे हैं और बहुत अच्छा परिणाम उत्तर प्रदेश के लोगों ने दिया है। उनके मन में खतरा था संविधान खत्म हो जाएगा, आरक्षण खत्म हो जाएगा, इसीलिए गठबंधन को 43 सीटें दी हैं उत्तर प्रदेश के लोगों ने। और अगर ऐसे ही हाथी के सूंड में कमल का फूल लेके अगर बहन जी चलेंगी तो उसको समर्थन नहीं मिलेगा जो वर्ग उनसे बड़ी उम्मीदें रखता है। एक बात तो है, आज आप लोग नरेंद्र मोदी जी को झुकाते हुए नजर आए, क्योंकि संविधान को उठाकर सिर झुकाते हुए नरेंद्र मोदी नजर आ रहे थे सेंट्रल हॉल में। जब पहुंचे तो संविधान को लेकर आप लोग जो लड़ाई लड़ रहे थे पूरे चुनाव में, वो क्यों झुका रहे थे मालूम है ना? आपको मालूम है ना क्यों झुका रहे थे? वो सर झुका के कह रहे थे कि हे संविधान, कोशिश तो बहुत की लेकिन अब तुमको नहीं बदल पाऊंगा। वो सर झुका के ये कह रहे थे, आप शायद समझ नहीं पाए मोदी जी को अभी। वो कह रहे थे ठीक है अगली बार तुम्हें बदलूंगा, इस बार नहीं बदल पाया, बहुत कष्ट है मन में। तो वो उनके मन की पीड़ा है। देखिए उसको आप कभी, भारतीय जनता पार्टी ने और तब इनके जो पुरखे थे आरएसएस ने बाकायदा 1949 में हिंदू कोड बिल के नाम पर पुतले जलाए थे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये ऑन रिकॉर्ड हिस्ट्री है, आरएसएस का बयान है, उनकी जो पत्रिका है उसमें कि भारतीयता के खिलाफ है बाबा साहब का संविधान, भारत के लिए जो उन्होंने लिखा है। ये आरएसएस का स्टैंड है। आप पढ़िए, मैं कोई हवा में बात नहीं करता। आरएसएस हमेशा से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान के खिलाफ रही है। आरक्षण हमेशा से आरक्षण की व्यवस्था के खिलाफ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मंडल कमीशन का, मतलब जिसको कहते हैं सड़कों पे उतर कर विरोध किया, स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार को गिरा दिया, मंडल के खिलाफ कमंडल लेके निकल पड़े। ये ऐसे लोग हैं, इनके चरित्र को भूलना नहीं है, इनको पहचान के रखना है। इन्होंने आरक्षण का, मैं तो कह रहा हूं हमेशा से, इनका एक प्रवक्ता है अमित मालवीय, वो शायद इस बार बहुत कम सक्रिय दिखा क्योंकि मैंने उसके सारे बयान खोले थे। 8 बयान उसने आरक्षण के खिलाफ लिखा है। इनका एक सांसद है तेजस्वी सूर्या, उसने लिखा कि आरक्षण एक गंदा दलदल है, ये लिखा है। इनके मूल में आरक्षण को खत्म करना बसा हुआ है, संविधान को खत्म करना बसा हुआ है। आरएसएस के मुखिया ने 2015 में बयान दिया था बिहार के चुनाव के समय कि आरक्षण खत्म होना चाहिए, भागवत जी ने कहा था। इनके मनमोहन वैद्य जी हैं, एक संयुक्त राष्ट्रीय महासचिव आरएसएस के,
उन्होंने कहा आरक्षण से अलगाववाद पैदा होता है। तो हमने वो मंशा पकड़ ली इनकी और उस चीज को हमने प्रचारित किया। राहुल गांधी जी संविधान की किताब लेके हर जगह पहुंचने लगे। तो उस विवशता के कारण, उस मजबूरी के कारण आज उन्होंने ये नौटंकी की, संविधान के आगे सर झुकाने की। दरअसल उनका मकसद ये था कि हे संविधान, हम तुमको इस बार नहीं बदल पाए, आगे हम तुम्हारी हत्या करने का पूरा प्रयास करेंगे। जी, आखिरी सवाल एक जरूर लेना चाहूंगा। अब चूंकि ओथ सेरेमनी और उसके बाद सरकार की गतिविधियां बढ़ेंगी, आपकी गतिविधियां कैसे बढ़ती हुई दिखाई देंगी और कितने दिनों की सरकार है ये? हमारी तो जो मध्यावधि होगा क्या? देखिए, हमारी तो जो गतिविधियां हैं ये आपसे छिपी नहीं है। 6 साल में पिछली बार भी रहा तो भाजपा ही रोते रहे पूरे 6 साल कि अरे ये बेल में घुस जाते हैं, अरे ये तो मुद्दा उठाते हैं, अरे ये तो नारे लगाते हैं, अरे इन्होंने तो कह दिया मोदी अडानी भाई भाई, देश बेच के खाई मलाई। मुझे जेल में भी भेज दिया 6 महीने, बोले वहां सुधर के आ जाएगा। फिर भी मैं अपनी बात उठाता रहा हूं। जेल से आने के तुरंत बाद से लग गया अपने काम में। तो हमारी तो जो विपक्ष की भूमिका है उसमें हमें महारत है, हमें मालूम है इन लोगों से कैसे लड़ना, मुझे एकदम पता है। तो वो काम तो हम लोग करते रहेंगे, कोई इसमें चिंता की बात ही नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इनकी जो तानाशाही थी उस पर और अंकुश लगेगा और मैं समझता हूं कि अगर कुछ सद्बुद्धि आई होगी इस चुनाव के परिणाम से तो आगे ये अपनी नफरत की दुकान जो चलाते हैं उसको बंद करेंगे। पूरे देश को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया। मैं तो इनको भारतीय झगड़ा पार्टी कहता हूं बीजेपी को। ये अगर आपके घर में झगड़ा ना होता हो तो वहां झगड़ा करा दे। ये पूरे देश में किया क्या इन्होंने? आप सोचिए, हिंदुओं को गाली दे रहे हैं। और मैं कहता था ये बात, मेरे स्पीचेज उठा के देख लीजिएगा कि बीजेपी का मतलब भारतीय झगड़ा पार्टी। हिंदू को मुसलमान से लड़ाओ, हिंदू को सिख से लड़ाओ, हिंदू को ईसाई से लड़ाओ, हिंदू को बौद्ध से लड़ाओ, फिर हिंदू हिंदू को लड़ाओ, दलित को सवर्ण से लड़ाओ, दलित को पिछड़ा से लड़ाओ, जाट को गैर जाट से लड़ाओ, मराठा को गैर मराठा से लड़ाओ, पहलवान को जवान से लड़ाओ, किसान को जवान से लड़ाओ। तो ये तो भारतीय झगड़ा पार्टी है। इनका काम ही है सिर्फ आपस में झगड़ा कराना। तो अगर इस चुनाव के परिणाम से थोड़ी बहुत सद्बुद्धि इनके दिमाग में आई होगी तो इनको ये समझ लेना चाहिए कि मोहब्बत की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे बढ़ेगा, नफरत की बुनियाद पे हिंदुस्तान आगे नहीं बढ़ेगा। ये अलग अलग भाषाओं, अलग अलग धर्म, अलग अलग जातियों का देश है और विविधता में एकता वाला देश है। इस महान भारत को आप ऐसे नौटंकी और ड्रामा करके और ये नफरत की भाषा बोल के तोड़ नहीं सकते हैं। हम कोई पाकिस्तान और अफगानिस्तान नहीं है, हम हिंदुस्तान है और हमें कैसे मिल के रहना है हमको मालूम। सरकार कितने दिन चलेगी? सरकार जितने दिन नीतीश जी और नायडू जी चाहेंगे उतने दिन चलेगी। जब नहीं चाहेंगे तो मोदी जी को गुजरात जाना पड़ेगा, उसमें क्या। और ऐसा नहीं है कि एनडीए की सरकारें गिराई नहीं है, पहले भी गिराई है। एनडीए की एक सरकार तो एक वोट से भी गिरी थी अटल जी की। जी, 13 दिन में गिर गई थी। इस बार तो जी 13 दिन में गिर गई थी। 13 दिन 13 महीने उसके बाद नहीं, वो 13 दिन वाली सरकार अलग थी। 13 महीने वाली सरकार जो थी वो एक वोट से गिरी। जी 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 13 महीने की सरकार थी वो एक वोट से गिरी थी। तो ये सरकार भी गिरेगी और अगर सद्बुद्धि आ गई तो 2-4 महीने आगे खिसक सकती है। लेकिन अगर फिर से वही तोड़फोड़ वाली स्टाइल में काम करेंगे तो इस बार तो इनको सबक सिखाने के लिए बहुत पर्याप्त संख्या है विपक्ष के पास भी और इनके अपने घटक दल भी उसके लिए तैयार रहे। जी, युवा शक्ति ज्यादा है, ताकत ज्यादा है आप लोगों के पास, वो दिख रहा है। बिल्कुल। और सबसे पहले तो अग्निवीर और स्पीकर ये 2 विषय है जो अभी सामने आएगा। जी, ये साफ दिखाई देता है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी, बहुत शुक्रिया चर्चा के लिए समय निकालने के लिए, बहुत शुक्रिया आपका और बहुत बेबाकी से आपने तमाम सवालों का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ जुड़े थे संजय सिंह जी, बेबाक
सवालों के बेबाकी से जवाब दे रहे थे। हमारे साथ इधर जुड़े हुए हमारे 5 साथी, सुनील शुक्ला जी जुड़े हुए हैं, धनंजय जी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, संजय कुमार सिंह साहब जुड़े हुए हैं हमारे साथ, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी इस चर्चा को आगे बढ़ा रहे हैं अब। और आप लोगों ने सुना संजय सिंह आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद, नेता और लगातार मुखर रहे हैं इन चुनावों में, लगातार हर जगहों पे आपने देखा और हर सवाल का जवाब यहाँ देते हुए। जल्दी से आना चाहता हूँ, जल्दी धनंजय जी, सबसे पहले आपके पास। धनंजय जी, यहाँ से आज आपने एक ये भी देखा कि नरेंद्र मोदी बहुत ज़्यादा, कहें तो बहुत अग्रेसिव वे में इंडिया के ऊपर वार कर रहे थे, इंडिया गठबंधन के ऊपर वार कर रहे थे। ये जो उनका अग्रेशन है, ये इसको किस रूप में देखा जाए? क्या उनका वो डर जो अभी लास्ट में पूछ रहा था मैं संजय सिंह जी से, कि ये वही डर है कि पता नहीं कितने दिन चले हमारी सरकार, ये माना जाए? बिल्कुल, ये भी मानिए और ये भी मानिए कि वो अपने भीतर के डर को चिल्ला चिल्ला करके हटाना चाह रहे हैं। लेकिन इस बार विपक्ष कमजोर नहीं है। 235 सीट तो हो गई है, चूंकि 99 से उठ करके कांग्रेस चली गई है 100 पर, फिर आएंगे वो पप्पू यादव तो 101 हो जाएंगे। तो 101 हो जाने का मतलब है 1 पर 1 हो जाना। तो इस बार विपक्ष जो है बहुत मजबूत है, पिछली बार की तरह विपक्ष नहीं है। पिछली बार ये भी था कि बीजू जनता दल या YSR जगनमोहन रेड्डी की पार्टी, फिर BRS उनकी पार्टी, तो तीनों पार्टियों का कुछ सिरा नहीं था। वो न इधर थे न उधर थे, जब चाहते थे सत्ता की तरफ ढुलक जाते थे। इस बार वैसी कोई पार्टी दिखाई नहीं पड़ रही है जो सत्ता की तरफ ढुलक जाए। तो इस बार जो है उनके, मैं बोलता हूं कि पांव में पाजेब पहना दी है जनता ने। आम आदमियों ने कहा, नागरिकों ने कहा कि मोदी जी लीजिए, ये दोनों पैर में पाजेब अच्छा लगता है इस बार। अब मुजरा की बात कर रहे थे तो एक तरफ जो है नीतीश कुमार है, मुझे लगता है वो जो झुके थे ना, वो पांव छूने के लिए नहीं झुके थे, वो पांव का साइज नाप रहे थे कि पाजेब कौन सी साइज का बना के लाए, इसके लिए वो झुका हाथ छू रहे थे पांव को। लोगों ने कहा कि वो प्रणाम कर रहे हैं पांव छू करके नीतीश कुमार, लेकिन बेसिकली वो पाजेब के लिए साइज ढूंढ रहे थे कि इस साइज का पाजेब इनको चाहिए। तो ये असल तो टसल होना है। देखिए, जो संजय सिंह ने भी कहा, सही कहा कि लोकसभा अध्यक्ष के पद पर टसल होगा, क्योंकि दोनों इस बार, वो जो नायडू है और नीतीश कुमार है, दोनों कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। दोनों इस बात को जानते हैं कि अगर लोकसभा अध्यक्ष के पद पे अगर कब्जा नहीं किया तो कभी भी निपटाए जा सकते हैं, या फिर वो पपेट बना के रखे जा सकते हैं। और जिस तरह से नायडू जी को बहुमत मिला है आंध्र प्रदेश में, अपने आप में बहुत मजबूत हुए हैं नायडू। फिर बिहार में भी 12 लोकसभा सीटें नीतीश कुमार को मिली है। इससे एहसास हुआ है बीजेपी को कि बिहार अगर 2025 का चुनाव जीतना है तो नीतीश कुमार कितना जरूरी है। और इसलिए आप देखिए, जो कह रहे थे कल तक सम्राट चौधरी कि हम पगड़ी तभी उतारेंगे जब नीतीश कुमार को गद्दी से हटाएंगे, वही सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम चुनाव लड़ेंगे। तो इस देश के जो नागरिक हैं, वो, इस देश का जो संविधान बना है वो नागरिकों को ध्यान में रख के बनाया गया था। वो दूरदर्शी लोग थे और वो दूरदर्शिता देखिए आज दिखाई पड़ रही है। और ये नरेंद्र मोदी जी जो एक जगह रखवाया उन्होंने संविधान को, संविधान वहां रखा तो रहता नहीं है, तो संविधान को बाकायदा जिसे मंच पे पूजा, जब मंच पे कोई कार्यक्रम होता है तो देखते हैं ना, सरस्वती जी की मूर्ति लाई जाती है, तस्वीर लाई जाती है, वहां पे दीप स्तंभ लगाया जाता है, फूल रखे जाते हैं, वो सब क्रियाकर्म होता है। तो वही जो है संविधान के लिए था और संविधान को उन्होंने माथे से लगाया। लेकिन जो एक डर था कि पिछली बार जब आए थे 2014 में तो संसद को सर नवाया था, साष्टांग दंडवत किया था, लेकिन संसद की फिर कहानी बदल दी। इस बार मुझे लगता है संविधान को बदलना उनके लिए आसान नहीं है और इस बार चाहेंगे तो भी नहीं हो सकता। 240 है फाइनली, आप 240 सीटें हैं, कब कौन निकल लेगा, कौन क्या धमकाएगा, और उस तरह से जो हिंदू मुसलमान करते थे वो पॉसिबल नहीं। आज के भाषण में कुछ और महत्वपूर्ण बात है जो इसको देखा जाना चाहिए। एक तो देखिए, जब उन्होंने कहा कि 2024 का मैंडेट है तो रुके और पानी मंगवाया, थोड़ी देर तक चुप रहे, गिलास से पानी आया, फिर वो पिया उन्होंने पानी, फिर जो है बात की। तो मैंडेट जो है पानी पिलाने वाला मैंडेट सही में था, हालांकि उनको हो सकता है प्यास लगी हो, गला सूखा हो, उसकी वजह से, शब्द की वजह से नहीं, लेकिन वो भाव तो वही था। तो मैंडेट ने इस बार कहा कि नरेंद्र मोदी जी आपकी सरकार नहीं बनेगी, इस बार भारतीय लोकतंत्र की सरकार, जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा सरकार बनेगी। इसलिए वो जो एक और लाइन उन्होंने कही
कि विपक्ष हमारा दुश्मन नहीं है, हम लोग दुश्मन नहीं है, हम लोग एक साथ बैठेंगे, देश हित में काम करेंगे, ये भी कहा उन्होंने। और कहीं भी मोदी की गारंटी का जिक्र नहीं किया कि मैं गारंटी देता हूं, नहीं कहा। उन्होंने बार बार एनडीए की बात कही, बार बार एनडीए की बात कही, और जितने एनडीए के घटक दल हैं सबको सम्मान दिया। अब मुझे ये समझ में नहीं आया, प्रशांत भाई और सुनील जी या अमलिंदु भाई आप बतलाएंगे या संजय भाई बतलाएंगे कि वो जो जयंत चौधरी हैं उनको क्यों नहीं मंच पे लाया गया, ये मुझे नहीं पता चला। उनके भी 2 सांसद हैं, ठीक है वो चवन्नी नहीं है, चवन्नी है, लेकिन अब तो रुपया हो जाना चाहिए उनको, चवन्नी 2 सांसद उनके बन गए। तो मुझे लग रहा है कि ये जो सरकार बनेगी, बनने दीजिए, बनने के बाद पता चलेगा कि ये कौन मुहूर्त में जो है ये सरकार बनी है, राहु काल में सरकार बनी या पुष्य नक्षत्र में सरकार बनी या अमावस्या के दिन सरकार बन गई। आज तो देखिए पहला रोज है, कल अमावस्या थी, आज पहला रोज है। अमावस्या के दिन मीटिंग की, जो बिल्डर्स होते हैं वो आमतौर पे मानते हैं कि अमावस्या के दिन जो काम शुरू होता है वो होता नहीं है, तो अमावस्या के दिन तो उन्होंने मीटिंग शुरू की। फिर आज पहला रोज है, फिर 9 तारीख को पता नहीं क्या कौन कौन पंडित हैं क्या क्या कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि नींव में जो है वो मजबूत ईंट इस बार नहीं है, जो ईंट लेकर के पिछले 2 टर्म नरेंद्र मोदी जी रहे। तो लोकसभा अध्यक्ष का पद बड़ा महत्वपूर्ण है, फिर वित्त मंत्रालय बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ईडी उसी के पास आता है, फिर गृह मंत्रालय भी बड़ा महत्व है, सीबीआई उसके पास आता है। तो कई चीजें हैं जो सब देख रहे हैं, हम लोग को भी तमाशा अभी देखना है, देखिए क्या करते हैं, फिर अगली बार निर्णय लेंगे हम लोग भी। जी 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 सुनील शुक्ला जी, जरा आपसे समझना चाहता हूं, नीतीश बाबू का पैर छूने की कोशिश करना, नरेंद्र मोदी के पैर को छूने की कोशिश करना, नीतीश बाबू पैर छूने की कोशिश कर रहे थे, और जयंत चौधरी को जिसके बारे में बता रहे हैं धनंजय जी, उनको मंच पे नहीं बैठाना। 100% स्ट्राइक रेट, 2 सीटें मिली लड़ने के लिए, दोनों सीटें जीत करके ले आए, उसके बाद उनको दर्शक दीर्घा में बैठा देना, क्या मायने, क्या यहाँ से? और चंद्रबाबू नायडू जो तारीफ के पुल बांध रहे थे, जो अभी बात कही जा रही है कि बैसाखी हैं, कहीं ऐसी बैसाखी जो बिल्कुल चिपक जाएं और 5 साल तक बिल्कुल आगे ले जाएं, ऐसा तो नहीं है, ये माना जाए? धन्यवाद राजीव जी। जी आप नायडू साहब की बात, आज कही गई बात को आप याद कर रहे हैं, 2018 में कही गई बात को आप नहीं याद कर रहे हैं। आने वाले दिनों में जब ये पिछले दिनों जब एनडीए के में अटल बिहारी वाजपेयी एनडीए सरकार के साथ उनका क्या व्यवहार था, भी आप उसको नहीं याद कर रहे हैं। सभी बयान आप याद कर लीजिए ना, तो आपको लगेगा कि यह कहाँ तक जाने वाले, किस सीमा तक जाने वाले सहयोगी साबित होंगे। दरअसल है क्या कि अगर आपकी गाड़ी में टायर ट्यूब लगे हुए हैं, पहिया लगा हुआ है, तो एक साइज का होना चाहिए, तब आपकी गाड़ी चल पाएगी। अगर आप ट्रैक्टर में कार की गाड़ी पहिया लगा देंगे तो उसको चलना नहीं है, संभव ही नहीं है। टीडीपी और बीजेपी की सोच में अंतर है, टीडीपी और बीजेपी की कार्यशैली में अंतर है। टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू का भी जो एक एग्रेसिवनेस है, वह किसी भी तरह से मोदी जी से कम नहीं है। वह बहुत ही हार्ड बार्गेनर है, वह आलोचना करने में, फिर बात करने में कोई संकोच नहीं करते। मुझे नहीं लगता कि जिस तरह की राजनीति, अगर एक पार्टी पूरे देश में मुसलमानों के खिलाफ धुआंधार बयान दे रही थी और दूसरा जो सहयोगी पार्टी है वो कहती है कि नहीं, मुसलमानों के बारे में, मुसलमानों को आरक्षण देंगे, उनकी कब्रिस्तान के लिए जगह देंगे, कब्रिस्तान की बाउंड्री बनवाएंगे, मस्जिदों के मौलवियों को मेहनताना देंगे, मेहनताना जो पहले मिल रहा था उसको बढ़ाएंगे, तो दोनों क्या में जमीन आसमान का फर्क है, कैसे चल पाएगा। और वह अपनी आइडेंटिटी को छुपाने वाले लोग नहीं है। जैसे पिछले 10 सालों में क्या हो रहा था, जो भी कार्यक्रम हो रहे थे सबका उद्घाटन, शिलान्यास, लोकार्पण, जो भी कुछ था सब मोदी जी के पास था, कोई नहीं कुछ कर पा रहा था। इस तरह की अनुमति टीडीपी नहीं दे सकती है। वो अपनी पूरी आइडेंटिटी, पूरी धमक और पूरी पहचान के साथ रहने वाली पार्टी है, और इसको चंद्रबाबू नायडू ने कभी छुपाया नहीं। चंद्रबाबू नायडू की आक्रामकता क्या रहती है, अभी जगन रेड्डी के बारे में जिस तरह के जिन शब्दावलियों का उन्होंने प्रयोग किया, अगर आप उसको भी लें तो आप लगेगा कि नहीं, ये एक असर्टिव पार्टी है,
वो अपनी बातों पे असर्ट करती है और कहती है, जो भारतीय जनता पार्टी पसंद नहीं करती। आज अगर जिस तरह का व्यवहार जयंत चौधरी के साथ इन्होंने किया, अगर यह इस तरह का व्यवहार टीडीपी के साथ कर दे, तुरंत फैसला कर देंगे। क्योंकि इस मानसिकता क्यों नहीं है कि आपने आपको टिकट फॉर ग्रांटेड ले लें। मुझे नहीं लगता कि यह दोनों के संबंध लंबे समय तक चल पाएंगे। लंबे समय तक क्या, मैं अल्पकालिक मानता हूं। और जिस तरह की शर्तें रखी जा रही हैं, अगर 240 सीट वाली पार्टी को आप लोकसभा अध्यक्ष नहीं बनने देंगे तो किस तरह की शर्त है ये? यह शर्त यह है कि मुझे आप पर विश्वास नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि नहीं ये मंत्रालय हमको चाहिए, गोया कि आपको जो सरकार का नेतृत्व कर रहा है उस पर आपको विश्वास नहीं है। आपका अपना एजेंडा, उस एजेंडे को आप अपने राज्य के विशेष में आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये शर्तें बताती हैं। कंडीशनल सपोर्ट नहीं होता कि आप हमको विदेश मंत्री बनाएंगे तभी हम आपके साथ होंगे। अगर आप कंडीशनल सपोर्ट लेकर के देते हैं किसी को, गोया कि अगर वो शर्तें पूरी नहीं होती तो आप उस गठबंधन से अलग होने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। नीतीश कुमार जी के पैर छूने वाला जहां तक सवाल है, वो तो धनंजय ने बहुत कायदे से आपको बता दिया। हो सकता है वही कारण हो। मैं मान लेता हूं, थोड़ा मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं, बिहार से सटे हुए राज्य का रहने वाला हूं। मैं अपने विरोधी का भी बहुत सम्मान कर देते हैं। विरोधी को भी बड़े सम्मान के साथ उसका नाम लेते थे। पैर छूने की प्रक्रिया में भी हो सकता है कि छू दिए हों, लेकिन मैं धनंजय जी की बात से असहमत नहीं हूं। दूसरी बात है कि ये जो सरकार है, यह सरकार दीर्घकालिक हो ही नहीं सकती। और आप किस तरह से भारतीय जनता पार्टी अपना एजेंडा छोड़ रही है। जिस मोदी सरकार ने संसद में सिंगोल को स्थापित किया, आज उसका नाम नहीं लिया। आज संविधान को माथे लगा रहे हैं। सेंगोल पर का चरण स्पर्श करके अगर आप केंद्रीय भवन में आए होते वो तो आपने किया नहीं। तो आप अपने एजेंडे से पहले दिन से ही विरोध होने लगे। तो गोया कि या तो आप अपने एजेंडे को छोड़ेंगे अपने इन सहयोगियों को बनाए रखने के लिए। अगर आप छोड़ेंगे तो आपका जो परंपरागत और प्रतिबद्ध मतदाता है वो आपको छोड़ेगा कि आप उनके किसी मतलब के नहीं है। और अगर नहीं छोड़ेंगे तो सरकार नहीं चलने वाली है। हितों का टकराव होना ही होना है जेडीयू, टीडीपी और बीजेपी में, क्योंकि इन तीनों पार्टियों के, टीडीपी और जेडीयू की सोच एक हो सकती है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सोच इनसे मिलती जुलती नहीं हो सकती। और हितों का टकराव होगा तो निश्चित रूप से यह है कि सरकार की जो कार्यावधि है वो लंबी नहीं हो सकती। अभी जो संजय सिंह ने कहा कि पहला मौका आएगा अभी लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव का, या तो टीडीपी का लोकसभा अध्यक्ष हो जाएगा, मान लेंगे वो। और वह मुझे नहीं लगता कि जो भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली है उसको सहजतापूर्वक स्वीकार कर लेंगे। अगर वो स्वीकार कर लेते हैं, गोया कि आपने अपने सहयोगियों के प्रति सरेंडर कर दिया। आप जो आपके सहयोगी कहेंगे आपको वही काम करना है। फिर आप जिन बातों को आप कहते रहे हैं वह आपके पीछे छूट जाएगा। वो संभव ही नहीं है। मेरा अपना मानना यह है कि यह सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी और आने वाले दिनों में इंडिया की सरकार बन के ही रहेगी, क्योंकि जो एक पॉलिटिकल स्पेस विपक्षी दलों को चाहिए, गैर भाजपा दलों, मैं उसमें सभी गैर भाजपा दलों को मानता हूं, वह गैर भाजपा दलों को पॉलिटिकल स्पेस इंडिया दल समूह में जो मिल सकता है वो बीजेपी के साथ नहीं मिलेगा। बीजेपी अपने मतलब आप ये कह रहे हैं सुनील जी, आप ये कह रहे हैं कि गैर भाजपा दल, भाजपा को छोड़कर जितने या अभी कुछ दल जो एनडीए में हैं, ये सब इंडिया के साथ आ सकते हैं आने वाले समय में। मैं बिल्कुल यही बात कर रहा हूं। दो चीजें हैं आने वाले, मैं ये भी आपसे कह रहा हूं कि जैसे महाराष्ट्र में चुनाव होने वाला है, महाराष्ट्र के चुनाव की दशा में क्या अजीत पवार का एकमात्र सदस्य वह अपने या अजीत पवार के साथ जुड़े हुए लोग अपना राजनीतिक भविष्य देखते हैं? क्या शिंदे साहब के साथ जो लोग इस समय हैं, क्या महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में अपना राजनीतिक भविष्य देखेंगे? जब मैंडेट कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव ठाकरे के साथ गया है इस लोकसभा के चुनाव में, क्या जो पश्चिम बंगाल से सांसद चुन करके आए हैं बीजेपी के ही से ही, वह आने वाले दिनों में अपना राजनीतिक भविष्य बीजेपी के साथ देखेंगे?
एक अभी जो आने वाले दिन है ये अभी बहुत ढेर सारी बातों का संकेत करेंगे। जो अभी 7 निर्दलीय हैं, मेरा अपना मानना यह है कि 2 से तो कोई संपर्क रखेगा ही नहीं, सवाल नहीं पैदा होता। एक बेन सिंह का ग्रैंडसन जो है वो और अमृतपाल, इसे दोनों भी गठबंधन या कोई भी दल दूरी बना के रखेगा। बाकी बचे 5 में से एक ने कांग्रेस के साथ अपना तालमेल कर लिया और पप्पू यादव वो पहले से ही कांग्रेस के साथ है। बचे 3, ये तीनों बारामूला का जो सदस्य हैं वो बीजेपी के साथ जा नहीं सकते। जो वहाँ लद्दाख के सदस्य हैं वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकते। तो निर्दलीयों में से तो कोई बीजेपी के साथ नहीं जाने वाला है, वो सब के सब आएंगे ही। और जयंत चौधरी का भी आगामी अगर विधानसभा चुनाव को अगर आप रखें तो जयंत चौधरी का भविष्य भी गैर भाजपा राजनीति में ही है। किस तरीके से चुनाव जीत पाए हैं अपने इन दोनों सीटों को वो आपके सामने है जी। तो मेरा अपना मानना है कि ये राजनीतिक दल, गैर भाजपा राजनीतिक दल अपने राजनीतिक अस्तित्व के लिए, अपने पॉलिटिकल स्पेस के लिए उनको एनडीए से अलग होना ही है। वो चल नहीं पाएंगे, संभव ही नहीं है बीजेपी के साथ उनकी कंटिन्यूटी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। यहाँ से एक लेकिन 2 बातें। एक बात तो आप कह रहे हैं कि इंडिया की सरकार बन सकती है और उसमें गैर भाजपा जो भाजपाई दल हैं ये सब एक साथ एक मंच पे आ सकते हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं। और आने वाले समय में ये संभावना दिखाई दे रही है, इस बात की संभावना कि ये संभव होते हुए आप देखेंगे। इस वक्त जब हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं तो जेपी नड्डा के घर एनडीए की बैठक चल रही है, बीजेपी की नहीं, एनडीए की। और एनडीए की बैठक चल रही है तो बार्गेनिंग चल रही होगी, ये तय मानिए। जल्दी से आना चाहता हूं संजय जी के पास, फिर प्रशांत टंडन जी के पास आता हूं। तमाम बहुत सारी बातें आपसे भी करनी है। संजय जी, अब यहां से क्या आपको भी लगता है कि इंडिया गठबंधन जो अभी कह रहे थे, संजय सिंह भी कह रहे थे और तमाम इंडिया दल के नेता कह रहे हैं कि अभी हम आप शांत तो बैठे हैं लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ चल रहा है। कल ही हमने देखा कि अभिषेक बनर्जी टीएमसी के महासचिव हैं और ममता बनर्जी के भतीजे हैं, वो पहुंचे मुंबई, उन्होंने मुलाकात की वहां उद्धव ठाकरे से, शरद पवार से मुलाकात यहाँ हुई थी। दिल्ली में उद्धव ठाकरे नहीं आए थे, अखिलेश यादव से मुलाकात। तो अब ममता बनर्जी भी बिल्कुल कूद पड़ी हैं, जो पहले से शांत थीं वो इस गतिविधि में ज़रा तेज़ दिखाई दे रही हैं। अखिलेश यादव तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं तो इंडिया गठबंधन के, और उधर राहुल गांधी पर्दाफाश कर रहे हैं, एक पे एक खुलासे कर रहे हैं। इन सबको देखा जाए तो गतिविधियां शांत नहीं हैं। आज नीट के एग्जाम पे जो घोटाला हुआ है उसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस ने उस मसले को भी लेके किया है जब संसद परिसर के अंदर जितने भी महापुरुषों के स्टैच्यू हैं उनको हटा दिया गया वहां से और कहा गया प्रेरणा स्थल पे ले जाकर के एक जगह रखा जाएगा। उस पर भी बवाल मचा, उस पर भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। ये सारी चीजें हम देख रहे हैं और हमलावर है पूरा। आपके पास आऊं लेकिन आपसे पहले अचानक मुझे ध्यान आ रहा है कि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस, यानी पवन खेड़ा ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया था और उसमें एक बाइट दी थी, बहुत जबरदस्त उन्होंने जो बातें कही थी, जरा सुन लेते हैं। तुरंत आता हूं आपके पास, फिर प्रशांत टंडन जी के पास आता हूं। पवन खेड़ा की बाइट जरा ले आइए और क्या कुछ कह रहे थे आज इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब संसद भवन के अंदर के स्टैच्यूज को, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ऐसे तमाम महापुरुषों के स्टैच्यू को हटाया गया है वहां से। और इनका आरोप है कि किससे पूछा गया, आखिर लोकसभा सेक्रेटरीट ने किससे पूछा, क्या ऐसी कोई मीटिंग हुई पार्लियामेंटेरियंस के साथ में या कुछ और? लेकिन सुनिए पहले। अयोध्या में क्या हुआ? 50-50 कोस दूर एक भी सीट नहीं जीत पाए। ना केवल अयोध्या, अगल बगल की तमाम सीटों पर करारा जवाब मिला। आप सुबह से शाम तक देखिए कैसे गालियां दे रहे हैं ये अयोध्या वासियों को, राम भक्तों को। तो ये खींच निकालना, अपने आप को इन तमाम महापुरुषों से ऊपर मान लेना, अपने आप को भगवान से ऊपर मान लेना, अभी भी ऐंठ गई है। तो भी देखिए आप, आज का भाषण थोड़ा बहुत मेरे कानों में भी पड़ा,
इतना अटपटा भाषण, खीज इतनी ज्यादा, झेप नहीं मिटा पा रहे। अब वो एनडीए का फुल फॉर्म मालूम है आपको? नायडू डिपेंडेंट अलायंस या नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। पिछले 10 साल में कितनी बार एनडीए का नाम लिया, कभी आपने सुना? गिनो। चलो आज मैं आप सबको होमवर्क देता हूं, मैं अपने आप को भी होमवर्क देता हूं। जितना पिछले 10 साल में एनडीए का नाम नहीं लिया, आज कितने घंटे का भाषण था? 1 घंटे का, तो उससे कम तो बोलते नहीं। 1 घंटे में कितनी बार नाम ले लिया एनडीए का? 1.5 घंटा चलिए, आपने होमवर्क करना शुरू कर दिया। 1.5 घंटे के भाषण में एनडीए का नाम कितना ज्यादा लिया गया। पहले था एक अकेला सब पर भारी, मोदी की गारंटी। अब बीजेपी की भी गारंटी नहीं, अब एनडीए की गारंटी आ गई। वैसे एनडीए वाले जो दोनों हमारे साथी हैं, ये भी जानते हैं इस आदमी की गारंटी पे कोई भरोसा नहीं करता, वो लोग भी नहीं करते। तो सुन रहे थे आप संजय जी, सीधा कमेंट आपके पास आना चाहता हूं। बहुत दिलचस्प स्थिति है और मुझे लगता है कि जो मोदी जी एक्टिंग के लिए जाने जाते थे, उनको एक्टिंग प्रतिभा दिखाने का और मौका मिलेगा और मिल रहा है और वो दिखा रहे हैं और एनडीए ने उनको छोड़ दिया है। मैंने एनडीए ये कोशिश कर सकता था कि पहले ही वही सरकार बनाए, जैसे हम लोग कह रहे थे कि सीटें आएंगी तो, और ये क्या बोलते हैं, नीतीश कुमार और ये उधर जा सकते थे और ये सब बात की जा सकती थी, वो भी हो सकता था। लेकिन छोड़ दिया इंडिया गठबंधन ने कि चलो आप सरकार बनाओ, क्योंकि सरकार ये बनाएंगे तो इनकी पोल खुलेगी और सब खुल रही है। आज जैसे नीतीश कुमार ने जो भाषण दिया, वो बहुत ही मतलब प्राइम मिनिस्टर के लिए, प्राइम मिनिस्टर के चयन की बात हो रही, प्राइम मिनिस्टर को बनाने, प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए समर्थन देने की बात, और उस पे वो जिस ढंग से जो उनका बॉडी लैंग्वेज था, जिस व्यंग्यात्मक शैली में बात कर रहे थे, वो बहुत गंभीर मौका था और बहुत व्यंग्यात्मक शैली में बात कर रहे थे। उससे जाहिर है कि चीजें कहां पहुंच गई है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति, प्रधानमंत्री का चयन, प्रधानमंत्री के बनने पर जो बात हो रही है, उसमें उसका लेवल क्या हो गया है। और ये जो इन्हीं का किया हुआ है, किसी और ने तो किया नहीं, इन्हीं ने किया। तो अगर ये लेवल आ गया है प्राइम मिनिस्टर के स्तर पे, तो उसके लिए बीजेपी और सिर्फ बीजेपी जिम्मेदार है। और अगर थोड़ा बहुत जिम्मेदार है तो एनडीए और नायडू दोनों अभी कह सकते थे कि नहीं हम बीजेपी को सपोर्ट नहीं करते, तो और मजा आता। लेकिन ये नहीं कह सकते, नहीं कह रहे हैं, क्योंकि इनको भी मजा देखना है। और अब इसमें नरेंद्र मोदी की, बीजेपी की या आरएसएस की पॉलिटिकल मैच्योरिटी की टेस्ट होगी कि ये सबके साथ कैसे चला ले जाते हैं। अगर पॉलिटिकली मैच्योर होंगे तो चला ले जाएंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और राहुल गांधी ने दिखाया, राहुल गांधी 40 सीट से 100 पर आए ना, सबसे टाई अप किया ना, इनके सब विरोध के बावजूद, और इनको जितना झूठ सच बोलना था उसके बाद भी 100 से ज्यादा सीटें आ गई ना। तो और पूरे मीडिया ने जिस ढंग से कांग्रेस को बदनाम किया, कांग्रेस ने पूरे ऑपोजिशन को बदनाम किया था, और जिस ढंग से बीजेपी को मतलब जरूरत से ज्यादा 56 इंची बना दिया था, उसका सच कैसे सामने आएगा, उसके लिए ये नंबर है। अगर ये नंबर कुछ ज्यादा या कुछ कम होता तो स्थितियां ऐसी नहीं बनती कि इन सब की मतलब जिसकी पोल खुल चुकी है, जैसे बीएसपी, बीजेडी वगैरह, उसकी तो खुल गई। जो बाकी बच गए थे, बीजेपी, टीडीपी और नीतीश कुमार, उनकी पोल खुलने के लिए जो जरूरत थी उतनी ही सीटें हैं तीनों के पास। और ये सीटें जाहिर है ज्यादा कम हो सकती थी, लेकिन इसीलिए नहीं हुई है कि सबका रूप, रंग, योग्यता, कार्यशैली सब कुछ खुलकर सामने आ जाएगी, मीडिया बताए ना बताए। और ये संयोग होगा कि कंगना रनौत को शपथ लेने से पहले ही चपत पड़ गई, और सब लोग जब ये चिंता कर रहे हैं कि कंगना रनौत को सिक्योरिटी गार्ड ने मार दिया, तो इंदिरा गांधी को भी सिक्योरिटी गार्ड ने मारा था, और एक सिक्योरिटी गार्ड ने रेल यात्रियों को चुनकर मुसलमान रेल यात्रियों को भी मार दिया था। और अगर हम लोगों को चिंता होती, समाज ने, सरकार ने, प्रशासन ने, सब लोगों ने चिंता की होती, तो उस पर बात करनी चाहिए थी। जब उन लोगों ने कोई बात इंदिरा गांधी से तो तुलना ही नहीं होनी चाहिए, गलत तुलना है। मैं कह रहा हूं गलत तुलना कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि सिक्योरिटी गार्ड को नहीं मार, उस सीआईएसएफ की जवान ने साफ साफ कहा कि मेरी मां बैठी हुई थी किसान आंदोलन के समय और किसानों के समर्थन में, और ये मैडम साहिबा कह रही थी कि वहां जो महिलाएं बैठी हैं वो 100-100 रुपए लेकर बैठी हैं।
तो किसी भी बेटी को, बेटा को, उस परिवार के किसी को भी बुरा लगेगा। हम आप जैसे अगर संवेदनशील हैं तो हमको भी बुरा लगेगा। आप याद कीजिए कि एक 21 साल की, 18 साल की लड़की के लिए टूल किट की बात की गई थी। तो आप किसान आंदोलन को कुचलने के लिए यहीं इसी मोदी सरकार की एक मंत्री साहिबा जो हैं वो मवाली और आतंकवादी कह रही थी। सब कहा जा रहा था। अजय मिश्र के बेटे अजय मिश्र टेनी, जिसको जनता ने औकात बता दी, उसके बेटे ने क्या कुछ किया इन्हीं किसानों के ऊपर। उसके बाद ये मैडम साहिबा जो नई निर्वाचित सांसद हैं वो कहती हैं वहां आतंकवाद पनप रहा है इसके कारण। तो बहुत सारे सवाल पैदा होते हैं इस घटनाक्रम से। मैं पर्सनली या मैं जानता हूं कि आप लोग भी किसी भी हिंसा के खिलाफ आप और हम हैं। हम नहीं चाहते कि कोई किसी के ऊपर थप्पड़ उठाए, कोई किसी को हिट करे, लेकिन ये भी है कि आप शाब्दिक प्रहार भी मत कीजिए ना। आप शब्द से तो हिट कर ही रहे हैं, आप हाथ से हिट कर रहे हैं, कोई शब्दों से ही हिट कर रहा है, मार रहा है। जो ज्यादा न्याय जब होने लगा, जब बुलडोजर न्याय होने लगा तो एक सिपाही जवान क्या कर सकता है? उसका कोई विकल्प नहीं है। और अभी चुनाव प्रचार के दौरान कन्हैया कुमार को मारा गया था, और वो इसलिए मारा गया था कि उसको टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताया जाता है, और जो टुकड़े टुकड़े गैंग 10 साल में साबित नहीं हुआ या उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। तो जो माहौल इन लोगों ने, इंक्लूडिंग मीडिया, और मीडिया नहीं बनाया, मीडिया अगर इसको क्लैरिफाई करता रहता, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी ने बनाया, इसी सबसे बातें फैलती है। तो अगर ये सब नहीं हुआ होता तो ये स्थिति नहीं बनती। लेकिन इस समय मैं देखता हूं कि कंगना रनौत को वो चपत बाद में भी पड़ सकता था, उसी दिन जरूरी नहीं था। वो इसलिए उस दिन पड़ा है कि इस समय जो चर्चा हो रही है उसमें वो भी इंक्लूडेड हो, और वो इंक्लूड हो गया। तो इसलिए मुझे लगता है कि जो इन्होंने किया है 10 साल, उसमें उसका फल जनता ने दे दिया, और जो रही सही कसर रह गई थी उसके लिए ये नंबर है जो 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने में निकल जाएगा। और अगर ये पॉलिटिकली मैच्योर हुए, चला ले गए, तो बेशक उसकी तारीफ की जाएगी, उसकी प्रशंसा होगी, और फिर उसका उनको फायदा मिलेगा। तो वो भी देखते हैं। तो लेकिन नंबर मुझे अभी लगता है कि इनकी पॉलिटिकल मैच्योरिटी देखने के लिए है, और जो इन्होंने किया, जिस पे मीडिया चर्चा नहीं कर रहा था या चर्चा नहीं हो रही थी, उन सबको चर्चा में लाने के लिए ये पूरी अच्छी व्यवस्था अपने आप हो गई है, और जिसको ये लोग अब झेल नहीं पाएंगे, और हम लोग उसको देखेंगे और उस पर अपनी प्रतिक्रिया देंगे, और उसको और इंटरेस्टिंग बनाएंगे, और देखते हैं कि कैसे देश का भला होता है। वो अपना काम है, वो हम लोग करेंगे। बिल्कुल सही आप करें, बिल्कुल सही। प्रशांत टंडन जी, जल्दी से आना चाहता हूं। संजय सिंह जी को आपने सुना और वहां से बहुत कुछ निकल के आता हुआ दिखाई देता है। चाहे इंडिया गठबंधन की पूरी रणनीतियां, चुनाव के दौरान इंडिया गठबंधन की गतिविधियां, और उसके बाद अब ये जो पूरा का पूरा दिखाई देता है, तो कुछ ना कुछ सीक्रेट प्लान तो है अंदर खाने। ये साफ दिखाई देता है, जो हम लिख भी रहे हैं, इंडिया का सीक्रेट प्लान तैयार, ये दिखाई देता है। खुल के कोई बोले नहीं, और क्यों बोलेगा? अगर प्लान ही सीक्रेट है तो उसको ओपन क्यों करें? ये साफ है। लेकिन जो बात सुनील शुक्ला जी कह रहे थे कि इंडिया गठबंधन सरकार में आते हुए ये जो 5 साल का रेजिम है, इसी में आते हुए दिखाई भी देता है। आप कैसे देखते हैं? नहीं राजीव जी, पहली बात कि 5 साल का रेजिम नहीं है। इस सरकार की इबारत में मध्यावधि चुनाव लिखा हुआ है या गिरना लिखा हुआ है। मोदी साहब 5 साल पूरे नहीं कर पाएंगे, पहली बात। दूसरी बात, इस सरकार की बनावट ऐसी है कि जो कह रही है कि 5 साल पूरे नहीं होंगे। मोदी अटल बिहारी वाजपेयी नहीं है। मोदी अपने एजेंडा में कंसीड नहीं करेंगे। और स्पीकर का पॉइंट, स्पीकर के पद का चुनाव, देखिए वही एक टर्निंग पॉइंट होगा इस सरकार का। 2 टर्निंग पॉइंट होंगे। गृह मंत्री कौन बनता है? अगर अमित शाह की वापसी होती है कैबिनेट में और वो गृह मंत्री बनते हैं, और स्पीकर ओम बिरला जैसा कोई बन जाता है, बीजेपी का कोई स्पीकर, तो इस सरकार की उल्टी गिनती वहीं से शुरू हो जाएगी। लेकिन नीतीश कुमार अमित शाह के गृह मंत्री रहते हुए और ओम बिरला या कोई उनके जैसा बीजेपी का स्पीकर रहते हुए, ये नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू नहीं कर पाएंगे कि रोज सुबह और शाम अपने एमपीज की अटेंडेंस लगाएं। ये उनके लिए संभव नहीं होगा। तो उनको सिक्योर जगह चाहिए होगी, अपने एमपीज की सिक्योरिटी चाहिए होगी। उनकी पार्टी खत्म हो जाएगी, पार्लियामेंट्री पार्टी खत्म हो जाएगी। और ऐसा हुआ अभी है। आप देख लीजिए कि
मोदी सरकार के पिछले 10 सालों में उन्होंने कितनी पार्टियों को खा लिया, कितनी बी टीम जो है वो गायब हो गई, रडार से ही, पॉलिटिकल रडार से ही गायब हो गई। बीआरएस उसका एग्जाम्पल है, बीडी, तमाम और एग्जाम्पल है उनके। तो सबसे बड़ी बात कि इस मोदी सरकार की स्थिरता पर पहले दिन से सवाल खड़े हुए। एक सवाल बार बार कई लोगों के जरिए पूछे जा रहे हैं, इसलिए ये सवाल आप लोगों के बीच वेरी ओपन वे में, क्योंकि कुछ भी क्लोज नहीं है, क्लोज डोर कोई बात होती नहीं है। ईडी, सीबीआई जैसी जांच एजेंसियां, आईटी जैसी जांच एजेंसियों के सहारे क्या इन दोनों को भी अपने साथ जोड़ के रखेगी बीजेपी? टीडीपी, आप जानते हैं कि चंद्रबाबू नायडू ईडी की गिरफ्त में थे, 11 महीने जेल में रहे, और उधर नीतीश बाबू के उसमें भी कांड हो चुका है। क्या ऐसा भी हो सकता है, जो एक संभावना जिसकी तरफ लोग इशारा कर रहे हैं, इस बात को भी यहाँ ओपन ये मंच है, यहाँ पे बात करनी चाहिए। और कई लोग ये कहते हैं कि आप लोग मिसलीड कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, ये बैसाखी नहीं है। कई लोग, हम लोगों के ऊपर ये आरोप लगा, इसलिए मैं ये कह रहा हूं, ये यहां पर ओपन करना चाहिए कि नहीं, चंद्रबाबू नायडू की नब्ज जो है वो पकड़े हुए हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी, इसलिए वो कहीं नहीं जाएंगे। और वैसे ही नीतीश बाबू के नब्ज पकड़े हुए हैं, इसलिए वो भी कहीं नहीं जाएंगे। और आज तो देखो वो पैर पकड़ने के लिए तैयार थे। जरा आप लोग इस खुले मंच में जरा बताइए कि क्या दिखाई देता है। बिल्कुल, मैं जो फैक्ट सामने उसकी हम एनालिसिस कर रहे हैं, और जो मोदी साहब का पिछला रिकॉर्ड है। देखिए, मोदी साहब हर कुछ मानेंगे, इस वक्त बीजेपी का इंटरेस्ट भी वो किनारे कर देंगे, उनको कोई परवाह नहीं है कि बीजेपी का अगले 5 साल में क्या होता है, क्या नहीं होता है। मोदी साहब को खुद प्रधानमंत्री बने रहना है, और वो जानते हैं कि वो इस कुर्सी से उतरे तो उनके ऊपर क्या क्या मुसीबतें आने वाली हैं। तो इसलिए वो सारे कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश करेंगे, अगर बीजेपी ने दबाव न डाला उनके ऊपर तो। अब बीजेपी कितना दबाव डाल पाती है, आरएसएस कितना दबाव डाल पाता है, ये कहना मुश्किल है। ये दोनों, आरएसएस और बीजेपी दोनों ने, ऐसा लगता है कि मोदी के सामने फिलहाल सरेंडर कर दिया है। जी प्रशांत जी, आपकी बातों से, और इस बात को यहां क्लेरिफाई कर देना चाहता हूं उन लोगों के लिए जिनको लगता है कि ईडी, सीबीआई के जरिए इन दोनों को अपने पास रखेगी मोदी सरकार, मतलब बीजेपी रखेगी। ये नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते? जो आप कह रहे हैं उसी को मैं थोड़ा सा और क्लियरिफाई कर रहा हूं कि अगर ये दबाने की कोशिश करेंगे, वो बाहर होंगे, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। फिर खुले तौर पे, फिर जो आप कह रहे हैं कि मोदी की मजबूरी है कि वो सत्ता में रहें, मोदी सत्ता से बाहर जाते हैं तो यही सब कुछ मोदी के ऊपर होगा, उनके बहुत सारे कारनामे, घोटाले खुल के आएंगे, और मोदी जी की ये मजबूरी है कि इनकी बातों को सुने। आज तो यही दिखाई दे, क्लियर कर रहा हूं मैं जरा वो थॉट्स जो लोगों के हिसाब से कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि ये चर्चा मिसलीड कर रही है, तो इसके दोनों पहलू को समझने की कोशिश कीजिए। जी प्रशांत जी। देखिए, अब मोदी साहब का कोई एजेंडा नहीं है। भाषणों पे मत जाइए, भाषण तो मोदी साहब जो है वो बहुत ही रंगारंग देते हैं, भाषण मत जाइए उनके। उनका सिर्फ एकमात्र एजेंडा है सर्वाइवल और प्रधानमंत्री कुर्सी, जो उनके प्रोटेक्शन के लिए है। वो अपना लीगल प्रोटेक्शन के लिए उस कुर्सी पर बैठे रहना चाहते हैं। वो सारे कॉम्प्रोमाइज करेंगे अगर बीजेपी और आरएसएस उनके ऊपर दबाव नहीं बनाएगी तो। व्यक्तिगत तौर पे उन्हें चंद्रबाबू नायडू का स्पीकर भी मंजूर हो जाएगा, क्योंकि उनका प्रधानमंत्री कुर्सी से उनको मालूम है कि जिस दिन वो गिरे उस दिन सरकार गिरी तो उनके ऊपर क्या होगा, बहुत सारे मुकदमे खुलेंगे, जेल जाने की नौबत आएगी। तमाम सारे ऐसे कारनामे 2002 से लेके अब तक, और पिछली बार जब तक यूपीए की सरकार थी, राजीव जी 2 बार, बहुत से लोगों ने इनको छोड़ दिया। अब जो मोदी साहब कारनामे कर चुके हैं, इनको कोई विपक्ष का व्यक्ति भी, बीजेपी के लोग भी बख्शने को तैयार नहीं होंगे, भले वो आज बोल नहीं पाए तो पहली बात की बहुत इनसिक्योर है, और वो हर कीमत पे प्रधानमंत्री बने रहना चाहेंगे, हर कीमत पे।
वो सब कुछ बर्दाश्त करेंगे अगर उनके ऊपर बीजेपी आरएसएस ने कोई दबाव नहीं डाला, जिसका अभी कोई एविडेंस नहीं है। अब बात मैं करता हूं नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की। अगर मोदी साहब ने, मोदी और अमित शाह ने वो करना की कोशिश की जो वो पिछले 5 साल या पिछले 10 सालों में करते रहे विपक्षी दल और सहयोगियों के साथ, 5 मिनट नहीं लगेंगे इनको बाहर निकलने में। राजीव जी याद कीजिए कि यूपीए 1 का स्पीकर कौन था? सोमनाथ चटर्जी सहयोगी पार्टी के मेंबर थे, सीपीएम के मेंबर थे। तो इंडिया गठबंधन को स्पीकर की पोस्ट को सजा के नहीं रखना, उनको डर, उनको कोई तोड़फोड़ नहीं करनी, उनका कोई एजेंडा नहीं है जी, तो उनको आवश्यकता नहीं है। 2008 तक वो स्पीकर के पद पे रहे सीपीएम से, बाद में जब सीपीएम अलग हुई तो भी वो स्पीकर रहे, उन्होंने जाने से मना कर दिया था बिल्कुल, और सीपीएम ने उनको बर्खास्त किया, बात अलग है। लेकिन यूपीए 1 के स्पीकर सहयोगी दल के थे, वो परिपाटी उनके यहाँ है। बालयोगी टीडीपी के स्पीकर रह चुके हैं, वो परिपाटी है वहां पे। इनके यहाँ ये परिपाटी नहीं, कंट्रोल फ्रीक हैं। तो स्पीकर का जो संजय सिंह बता रहे हैं, पहला जो टेस्ट है इस सरकार का, वो स्पीकर का पोस्ट है। दूसरा टेस्ट है कैबिनेट का, कम से कम सीसीएस की जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के जो मेंबर्स हैं, उसमें वो कितना गठबंधन के लोगों को देते हैं। क्या गृह मंत्री गठबंधन का होगा? क्या गृह मंत्री वापस अमित शाह बनेंगे? और गृह मंत्री अमित शाह वापस बनते हैं, स्पीकर बीजेपी का होता है, तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को रोज सुबह और शाम अपने एमपीज की अटेंडेंस लेनी पड़ेगी, कितने हैं कितने बचे जी। इस तरीके से सरकार नहीं चल पाएगी। एक आखिरी बात केवल कहता हूँ, क्यों मुश्किल होगा? देखिए, बीजेपी केवल नंबर में बहुमत से नीचे नहीं आई है, इस बार वैचारिक लड़ाई हारे हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में हारे हैं, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश में नहीं है, महाराष्ट्र में नहीं है, तो राजस्थान में शुरुआत हो गई है इरोजन की। तो वैचारिक लड़ाई हारे, अयोध्या में हार गए, बनारस में 1.5 लाख से जीते हैं, और अगर चुनाव आयोग ऐसा नहीं होता तो पता नहीं क्या हो जाता बनारस में भी। तो ये इस तरीके से चुनाव आयोग के भरोसे आपने ये जीत हासिल की, जो संजय सिंह कह रहे थे कि 7 और 8 फेज का करा दिया आपने चुनाव, तो वैचारिक लड़ाई हारे हैं, बहुत दूर तक ये चल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये इस सरकार की इबारत में लिखा हुआ है कि ये 5 साल पूरे नहीं करेगी, या इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी या मध्यावधि चुनाव होंगे। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, उसी दिशा में हम ये बात भी कर रहे हैं कि एक तरफ इंडिया गठबंधन सीक्रेट वे में चुपचाप अंदर खाने अपनी तैयारियां कर रहा है, और बीजेपी को छोड़कर तमाम दलों को, जितने भी हैं, उनको वो अपनी तरफ से आमंत्रित कर रहा है। अभी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आप देखेंगे बहुत सारी चीजें निकल के आएंगी। दूसरी चीजें, बहुत सारे प्रमाण, प्रूफ इकट्ठा कर रहा है इंडिया गठबंधन, ये भी तय मानिए। कल से इसकी शुरुआत हो गई है, जहां शेयर बाजार की बात करके राहुल गांधी ने एक खुलासा किया था। आना चाहता हूं जल्दी से अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास। अमलेंदु जी, आप कैसे देखते हैं, अब समय भी खत्म हो रहा है, जल्दी से क्लोज करते हैं, आप कैसे देखते हैं, क्या आपको भी लगता है कि इंडिया गठबंधन के पास सीक्रेट प्लान है? क्या आपको भी लगता है कि यह सरकार 5 साल नहीं चलेगी? जैसे संजय सिंह भी कह रहे थे, यहाँ प्रशांत टंडन जी और हमारे तमाम साथी, हमारे यहाँ बैठे संजय कुमार सिंह साहब भी कह रहे हैं, धनंजय जी भी कह रहे हैं, सुनील शुक्ला जी भी वही बात कह रहे हैं। सुनील शुक्ला जी ने तो साफ साफ कह दिया कि इंडिया की ही सरकार बनेगी, ये सरकार कितने दिन चलेगी देखा जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी की एक सरकार 13 दिन चली थी, दूसरी सरकार 13 महीने चली थी, सरकार गिर गई थी। आने वाले समय में वैसी नौबत देखते हुए आपको भी लगता है क्या कि ऐसी नौबत आ सकती है? देखिए राजीव जी, बिल्कुल ऐसी नौबत आ सकती है। 5 साल की बात छोड़िए, ये 5 महीने चल जाए तो आप बहुत समझिएगा। पहली बात तो
दूसरा, आज सुबह ही मैंने अपना जो लाइव कार्यक्रम था उसमें मैंने कहा था कि अगर मान लीजिए इंडिया गठबंधन ये घोषणा कर दे कि हम बिना शर्त टीडीपी के प्रत्याशी को हम लोकसभा स्पीकर का पद दे रहे हैं, ऐसे में स्थिति क्या होगी। संजय सिंह आज उसकी तरफ आधा इशारा कर गए, क्योंकि वो उनकी अपनी रणनीतिक चीज है, वो इशारा कर गए कि अगर टीडीपी मांगती है और उस समय हमारी भूमिका क्या होगी। यानी कि इसका मतलब राजीव जी, इंडिया गठबंधन के अंदर इस पे सहमति बन चुकी है कि टीडीपी का स्पीकर बनवाया जाना है, भाजपा का नहीं बनवाया जाना है। अब ये भारतीय जनता पार्टी को तय करना है कि वो टीडीपी का स्पीकर बनवाती है कि नहीं बनवाती है। ये बहुत स्पष्ट हो गया है और इस पे मामला फंसा हुआ है। दूसरी दो खबरें हैं राजीव जी। अब एक अपने दर्शक ने राजीव जी वो ट्विटर पर लिख रहे हैं आपको संबोधित करते हुए कि राजीव जी चेक कीजिए कि आंध्र प्रदेश में 11% वोट जो है वो बढ़ा उसके चुनाव आयोग के डाटा में। मैंने इसकी कोई नहीं की है पुष्टि कि बढ़ा कि नहीं बढ़ा, लेकिन अभी एक और खबर देख रहा हूं और वो खबर राजीव जी काफी महत्वपूर्ण है। अभी 4 घंटे पहले एक मीडिया आउटलेट ने वो खबर दी है कि जो चंद्रबाबू नायडू की पत्नी है उनके शेयर में, इस शेयर घोटाले के बीच में 500 कुछ करोड़ रुपए का उनको फायदा हुआ है उनकी कंपनी को। अब ये बहुत सारी चीजें सब शुरू हो गई हैं। दूसरा, जो नरेंद्र मोदी जी की कार्यप्रणाली है या अमित शाह जी की कार्यप्रणाली है, उससे नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू यानी दोनों नाना जो हैं ये भुक्तभोगी रहे हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने चंद्रबाबू नायडू के ही 4 सांसदों को बीजेपी में शामिल करा लिया था और नीतीश कुमार से बिना पूछे हुए आरसीपी सिंह को पहले मंत्री बनाया गया और उसके जरिए जेडीयू तोड़ने की कोशिश की गई। तो क्या ये दोनों जो है नजर नहीं रखेंगे हर पल, जैसा प्रशांत जी कह रहे थे कि क्या वो हर शाम को चेक करेंगे कौन सा सांसद उनका है कि नहीं है। मुझे लगता है कि ये स्थिति किसी हाल में दोनों नहीं आने देंगे कि शाम को जो है वो चेक करना पड़ेगी कौन सा सांसद है और कौन सा सांसद नहीं है। तो इसलिए ये सरकार जो किसी हाल में नहीं चलेगी और बिना इसके राजीव जी नरेंद्र मोदी काम कर नहीं सकते हैं। जो स्वभाव है जो अब तक किया है तो वो एकदम से छूट जाए ये हो नहीं सकता। तो वो अपने जब उससे बाज नहीं आएंगे तो आप समझ सकते हैं कि परिस्थितियां क्या बनेगी। तो ये सरकार मुझे नहीं लगता कि जो है ये कार्यकाल तो करना पूरा छोड़िए, 5 साल तो बहुत बड़ी बात है, फिर मैं कह रहा हूँ कि 5 महीने भी चल जाए बहुत बड़ी बात होगी। सबसे पहले तो लोकसभा स्पीकर के पद पे ही आकर के मामला खटाई में पड़ जाएगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही आप कह रहे हैं। लोकसभा स्पीकर के इर्द गिर्द और यहाँ पर एक रास्ता और एक कहें तो एक रोशनी दिखा दी है। संजय सिंह जब अभी बता रहे थे कि अगर उधर नहीं होता है तो हम टीडीपी के लिए, उनके स्पीकर के लिए हम तैयार दिखाई देंगे। क्लोजिंग कमेंट चाहूँगा जल्दी से धनंजय जी आपके जरिए, और समय चूंकि खत्म हो चुका है इसलिए माफ़ी चाहूँगा। धनंजय जी, क्या आपको भी लगता है कि क्योंकि चूंकि उधर मुंबई में भी हलचल तेज है और महाराष्ट्र तो सबसे बड़ा इस जो आने वाला तूफान है शायद उसका एपी सेंटर महाराष्ट्र होने वाला है, क्योंकि फडणवीस जो हैं वो इस्तीफे पे बिल्कुल डटे हुए हैं। अभी भी बैठक चल रही है उधर जेपी नड्डा के घर पे, और महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक ये हलचल तेज होते हुए हम देखेंगे आने वाले 2-4 दिनों में। आपको भी लगता है? है जी, उनको लगता है कि बीजेपी के जो भयानक या कहिए पतली हालत हुई है उसके जिम्मेदार और कोई नहीं अमित शाह है, और उसके जिम्मेदार ये भी है देवेंद्र फडणवीस भी है। तो देवेंद्र फडणवीस का हर जगह मुंह सूख रहा है और जो जो वादे किए थे आशीष शेलार हो, मुंबई अध्यक्ष हो या पावन कुले हो, जो सब बड़े बड़े दावे कर रहे थे कितनी सीट ले आएंगे, और इस बार 28 सीटों पर लड़े थे और 9 सीट पर आ गए। मतलब इससे बुरी गति क्या हो सकती है? जिस प्रदेश में आपने सरकार बनाने के लिए, पार्टियों को तोड़ने के लिए तमाम चीजें की, वहां आपकी सीट 9 सीट हो गई और अजित पवार गुट के पास 1 सीट, एक सांसद, वो भी अपने दम पर। जो एनसीपी अजित पवार गुट के जो अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के, वो सुनील तटकरे जीते हैं रायगढ़ से, बगल में ही रायगढ़ जिला है मुंबई के, न्यू बॉम्बे के पास, वहां से जीते हैं। तो एक खलबली सी है। और बीजेपी के नेता हो या एनसीपी के नेता हो या शिवसेना के नेता हो, शिवसेना की जो बात कर रहे थे, एक साथी बता रहे थे कि जो एक 48 वोट की बात कर रहे थे, 48 वोट से जीते हैं वो रविंद्र वाइकर जो शिंदे गुट के नेता है, और अमोल कीर्तिकर हार गए। तो 48 वोट से हार जाना अपने आप में बड़ा चौंकाने वाला है और कई सारी चीजें हैं। लेकिन एक ये भी आया कि जो मराठी सेंटिमेंट को जो चोट लगी उसकी वजह से ये बुरी गति हुई है बीजेपी की, ये सब महसूस कर रहे हैं। और वैसी स्थिति में जब चुनाव होगा, अभी चुनाव होने वाला है, इसी साल चुनाव होना है 24 में महाराष्ट्र विधानसभा का,
तो महाराष्ट्र विधानसभा में क्या हाल होगा, इस बात से हर कोई डरा हुआ है और हर कोई सुरक्षित जगह चाह रहा है। और ये भी है कि जो आपने बतलाया कि जिस तरह से ये क्या कहते हैं अपना मोदी जी, जिस तरह से मोदी जी ने अभी एक वीडियो वायरल भी हो रहा है कि मोदी जी राष्ट्रपति के यहाँ से पत्र लेकर के आए और पढ़ नहीं पाए। वो नियुक्ति किया है प्रधानमंत्री के तौर पे, ये क्या किया है वो पढ़ने में अटक गए। 15-16 सेकंड का वीडियो है। तो ऐसी स्थिति है और महाराष्ट्र में भी ऐसी ही स्थिति है और उसकी वजह है कि शिवसेना मुंबई में भी 3 सीटों पर आगे हो गई, जो शिंदे की शिवसेना नहीं है, जो शिवसेना उद्धव ठाकरे की। तो कुल मिलाकर के जो स्थिति है महाराष्ट्र में बुरी है और महाराष्ट्र में लोग डरे हुए हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। और कांग्रेस बहुत मजबूत हुई है। आप याद कीजिए, 1 सीट पर कांग्रेस थी, केवल चंद्रपुर सीट उसके पास थी। आज उसके पास 14 सांसद हैं। एक जो विशाल पाटिल हैं जो निर्दलीय लड़े थे सांगली सीट से, जो कि कांग्रेस और शिवसेना, उद्धव ठाकरे और एनसीपी तीनों में झगड़ा चल रहा था कि सांगली सीट हमको दो। फाइनली वो उद्धव ठाकरे वाली पार्टी को गया, लेकिन जीते निर्दलीय, वो विशाल पाटिल निर्दलीय लड़ ली और वो जीत गए। तो उसके बाद जो है कांग्रेस बहुत मजबूत हुई। 14 सीटें मिलना, 1 सीट से 14 सीट चले जाना मजाक नहीं है। तो कुल मिलाकर के स्थिति बड़ी गड़बड़ है और मुझे लगता है विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी को बहुत बड़ा झटका मिलने वाला है यहाँ से। जी बिल्कुल, बीजेपी को झटका या कहें तो विधानसभा की बात कर रहे हैं। और अभी इसी साल होना है महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव, इसी साल होना है हरियाणा में भी विधानसभा चुनाव, इसी साल होना है झारखंड में भी चुनाव और इसी साल होना है जम्मू कश्मीर में भी। 30 सितंबर तक जम्मू कश्मीर में भी विधानसभा चुनाव होने हैं। ये 4 राज्यों के चुनाव अभी सामने आ जाएंगे, लेकिन उससे पहले क्या ये सरकार उस विधानसभा चुनाव तक टिक पाएगी, देखना होगा। प्लानिंग तो बहुत चल रही है और प्लानिंग के बीच क्या कुछ अंदर चल रहा है हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। बहुत शुक्रिया अदा करता हूं धनंजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया संजय कुमार सिंह साहब, प्रशांत टंडन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी, साथ में जुड़े थे सुनील शुक्ला जी, आप सबका बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। आप तमाम साथी जो हमारे साथ बने हुए हैं, आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। लगातार आप लोगों के